सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग नॉट गोइंग टू रिवाइज एटलीस्ट बट वी आर गोइंग टू डू पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोफेशन एथिक्स के। सॉरी, ये रॉन्ग PDF ओपन हो गई। हाँ, तो सेट ऑफ क्वेश्चन हम प्रोफेशन एथिक्स के करने वाले हैं जिसमें जिसमें मोर देन 2 क्लॉसेस है एंड इसके पहले एक इन डेप्थ प्रोफेशनल एथिक्स के रिवीजन का तो पर्टिकुलर वीडियो डल ही गया था, तो उसमें तो अच्छे से अपन ने डिटेल में डिस्कशन करी था। इधर क्या होगा, इधर प्रोफेशनल एथिक्स का एक ब्रीफ बैकग्राउंड अपन समझ लेंगे, सारे क्लॉसेस को एक बार फटाफट हम देख लेंगे ताकि समझ में आ जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि एकदम से अगर क्लॉज 2 क्लॉज 3 बोलने में आएगा तो मे बी वो रिटेन रहे, ठीक है। तो एकदम फटाफट एकदम नरेशन में रादर देन डिस्कशन के एक फटाफट हम गो थ्रू करेंगे। जैसे कि शेड्यूल 1 है तो हम शेड्यूल 1 एक बार पूरा देख लेंगे, क्योंकि शेड्यूल 1 में 4 पार्ट है, ठीक है। 12 2 3 2 12 क्लॉसेस, 2 क्लॉसेस 3 क्लॉसेस, फिर देन 2 क्लॉसेस है। तो पर्टिकुलर जो शेड्यूल 1 है, तो शेड्यूल 1 की 4 पार्ट है। चारों पार्ट में जो भी क्लॉसेस है उन क्लॉसेस के बारे में हम यूजुअल एक क्विक रिकैप मार लेंगे एंड देन उसके बाद हम उस पर्टिकुलर शेड्यूल में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल तो सबसे पहले क्या है, क्लॉज 1। तो CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो CA इन प्रैक्टिस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर वो अलाउ करता है, इफ़ ही अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस, किसी भी पर्सन को बोल रहा है कि तू मेरे बिहाफ पे प्रैक्टिस कर ले इन हीज नेम और फर्म नेम, और अनलेस सच पर्सन इज CA इन प्रैक्टिस, ठीक है, अनलेस सच पर्सन इज CA इन प्रैक्टिस और एम्प्लॉय। तो अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो CA इन प्रैक्टिस एज एंड इज इन पार्टनरशिप विद और एम्प्लॉयड बाय हिमसेल्फ। तो अनलेस, जब तक वो पर्सन CA इन प्रैक्टिस एंड पार्टनर, अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो CA इन प्रैक्टिस एंड पार्टनर और CA इन प्रैक्टिस एंड एम्प्लॉय, ठीक है। तो अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो CA इन प्रैक्टिस एंड इज इन पार्टनरशिप विद और एम्प्लॉयड, तो CA इन प्रैक्टिस तो होना ही पड़ेगा, और या तो आप पार्टनरशिप में हो या तो एम्प्लॉयड बाय हिमसेल्फ। तो इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा कोई पर्सन जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकता इन हिज नेम। तो किसी पर्सन को अलाउ नहीं कर सकते, इनके अलावा किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं कर सकते टू प्रैक्टिस इन हिज नेम और फर्म नेम, ठीक है। तो ये अपन ने क्लॉज 1 पढ़ा। क्लॉज 2 यही है कि CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो पे कर रहा है या अलाउ कर रहा है और एग्री टू पे और अलाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर ब्रोकरेज कमीशन इन द फीस एंड प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस, ठीक है। तो इन द फीस प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस, ठीक है, अदर देन इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस, तो CA प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो पे और अलाउ कर रहा है या अग्री टू पे और अलाउ कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर ब्रोकरेज कमीशन। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर ब्रोकरेज कमीशन किस में से, इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस। तो प्रोफेशनल बिजनेस से जो भी तुमको फीस मिलती है या प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, टू एनी पर्सन, ठीक है। तो आप मिसकंडक्ट है अदर देन इन पर्सन के साथ करा तो ये मिसकंडक्ट नहीं है, मतलब कि इसमें जो 6 लोग हैं, तो सिक्सर बोला जाता है कि मेंबर, पार्टनर, रिटायर पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव इफ एग्रीमेंट सेज मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज और पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब आप शेयर काई के लिए कर रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग प्रोफेशनल बिजनेस टाइम टू टाइम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग, क्योंकि उन्होंने रेंडर करा है, ठीक है, उन्होंने रेंडर करी है प्रोफेशनल सर्विसेज टाइम टू टाइम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो और फिर रही बात आती है गुडविल की, जहाँ पे हमने बात करी थी कि पार्टनर की डेथ के 1 साल के अंदर, ठीक है, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर के 1 साल के अंदर जो है फर्म का जो नाम है वो कैप्टन अबेंस होता है। अगर डिस्प्यूट है तो बेटर है कि आप 1 साल के अंदर डिस्प्यूट इन्फॉर्म कर दो, फिर जब तक डिस्प्यूट सेटल होता है उस सेटल होने के 1 साल तक जो है नेम अबेंस में रहेगा। अब आपके पास ऑप्शन है, आइदर यू कैन सोल्ड द प्रैक्टिस कैन बी सोल्ड सब्जेक्ट टू लमसम कंसिडरेशन, और ठीक है, प्रैक्टिस सोल्ड कर सकते हो या तो आप खुद कंटिन्यू कर सकते हो। जब आप सोल्ड कर रहे हो तो लमसम कंसिडरेशन होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट, ठीक है। और क्लॉज 3 फिर ये तो पे और अलाउ हो गया, फिर एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो CA इन प्रैक्टिस में भी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये इधर देके रखा है क्या, राइट, इधर एग्री टू एक्सेप्ट, हाँ ठीक है, थर्ड बोल के रखा है
कि पार्टनरशिप का है ये, 1 मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये भी अपन पढ़ रहे हैं, सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो एक्सेप्ट करता है या एग्री टू एक्सेप्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क, एग्री टू एक्सेप्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम मेंबर, जो सीए इन प्रैक्टिस या एम्प्लॉय हो सकता है। इसमें 6 लोग नहीं हैं, मेंबर से या मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज या पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, और ठीक है पर्सन, ठीक है, तो ये इनसे एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट या एग्री टू एक्सेप्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन यही आता है कि आप रजिस्टर वैल्यूअर से एक्सेप्ट कर सकते हो, तो नहीं, आप रजिस्टर वैल्यूअर से नहीं एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि रजिस्टर्ड जो वैल्यूअर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ये मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज एंड पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में कवर नहीं है। और आप एक्सेप्ट इनसे भी कर सकते हो कि पर्सन जिसका रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, नहीं शायद ये क्लॉज 4 के लिए है, राइट, ये क्लॉज 4 के लिए। सो ये आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते मेंबर से, पर्सन मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज और पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, तो रजिस्टर्ड वैल्यू इसमें नहीं आता है। फिर क्लॉज 4 यही पार्टनरशिप की बात करता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो इफ ही इज एंटर इनटू पार्टनरशिप इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, पार्टनरशिप में कहीं भी एंटर हो, इंडिया में आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन के साथ एंटर हो, मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। अदर देन ये 4 लोग, क्लॉज 4 में 4, सीए इन प्रैक्टिस, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, पर्सन हैविंग रेसिडेंस अब्रॉड, पर्सन जिसका रेसिडेंस अब्रॉड में पर वो रजिस्टर्ड है अंडर 41V, और पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल, तो पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल, ठीक है। तो काउंसिल ने पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल, ये हो गया। तो सीए इन प्रैक्टिस, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, पर्सन हैविंग रेसिडेंस अब्रॉड, रजिस्टर्ड अंडर 41V एंड पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल, तो काउंसिल ने क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज करके रखी है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया, तो पर्सन काउंसिल में इंक्लूड इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया, काउंसिल ने कुछ इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया को भी रिकॉग्नाइज करके रखा है, इंक्लूड इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया। तो अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय द काउंसिल, तो अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन जो काउंसिल ने रिकॉग्नाइज करके रखी है ऑफ इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो इनके साथ पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। मतलब कल को क्वेश्चन आ जाए कि पार्टनरशिप विद नॉन मेंबर, तो आप क्या पार्टनरशिप कर सकते हो नॉन मेंबर से। तो अब ऐसा है कि इसमें 2 आंसर बन सकते हैं कि यार मेंबर नहीं है, पर हो सकता है कि मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज या पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में कवर हो, तो आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो। पर इंस्टीट्यूट ऐसे डुएबल आंसर नहीं देता है, वो डायरेक्ट ये बोलता है कि अगर मेंबर नहीं है तो इनके साथ आप जो है पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते। पार्टनरशिप विद नॉन मेंबर फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, तो पार्टनरशिप नॉन मेंबर के साथ नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। जैसे कि सीए पार्टनर बिकम पार्टनर विद हिज ब्रदर इन हिज बिजनेस, तो वो ब्रदर तो नॉन मेंबर ही है, रिलेटिव के साथ बिजनेस में अगर एंटर हो गया है तो एंटर नहीं हो सकता, ये मिसकंडक्ट है। फिर क्लॉज 5 क्या बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो सिक्योर कर रहा है प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम द सर्विस ऑफ अनदर, ठीक है, तो अगर वो सिक्योर कर रहा है प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम द सर्विस ऑफ अनदर हु इजंट एम्प्लॉय पार्टनर, ठीक है, हु इज नॉट एम्प्लॉय और पार्टनर, ठीक है, वो जो एम्प्लॉय नहीं है और पार्टनर नहीं है और उसकी सर्विसेज से आप जो है प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर कर रहे हो, तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सिक्योर प्रोफेशनल बिजनेस थ्रू सर्विस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय और पार्टनर और बाय मींस नॉट ओपन टू सीए, कुछ मींस जो सीए के लिए ओपन ही नहीं है, उस मींस से सिक्योर कर रहे हो अपना प्रोफेशनल बिजनेस आप, ठीक है। तो आप सर्विस ऑफ पर्सन, किसी दूसरे की सर्विसेज से आप सिक्योर करो अपने बिजनेस को, या तो जो मींस जो सीए के लिए ओपन नहीं है, जो सीए के लिए ओपन नहीं है और सीए के लिए ओपन नहीं है फिर भी जो है आप उसको उसके थ्रू आप सिक्योर कर रहे हो बिजनेस, तो ऐसी बात है, ठीक है, तो ये मिसकंडक्ट में मान लिया जाता है। और अब इसमें एक चीज़ ये थी कि वन कैन सिक्योर बाय अरेंजमेंट एट इन क्लॉज, मतलब कि सिक्योर कर सकते हो आप प्रोफेशनल वर्क को इन अरेंजमेंट से, जो क्लॉज 2, 3 और 4 में जो अरेंजमेंट है, इसके अरेंजमेंट से जो एक सिक्योर हो जाता है बिजनेस कि आप पे कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो, तो आप वो सब चीज़ें तो कर सकते हो, ठीक है। और यही चीज़ें हैं कि आप सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल बिजनेस, ठीक, और सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल बिजनेस थ्रू सर्विसेज ऑफ अदर, जो एम्प्लॉय नहीं है, पार्टनर नहीं है, या जो मीन्स जो ओपन नहीं है सीए को, और आप जो है मिसकंडक्ट में मान लिए जाते हो। फिर 6 आती है बात, तो ये अभी अपन ने फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1, 2, 3, 4 है,
और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पहला सी इन प्रैक्टिस के लिए लगता है, जो अपन ने बात करी कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पे अलाउ एक्सेप्ट या एग्री टू एक्सेप्ट, पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते। पांचवा होता है कि आप सिक्योर नहीं कर सकते प्रोफेशनल बिजनेस। अब छठा और सातवां अपन देखते हैं कि सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो सॉलिसिट कर सकता है क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क। अगर वो सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय 4 मेथड्स, CAIP, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू और पर्सनल कम्युनिकेशन। तो सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क, कैसे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, पर्सनल कम्युनिकेशन। हाउएवर सॉलिसिटेशन जो है वो रिलैक्स्ड है। हाउएवर जो सॉलिसिटेशन है वो रिलैक्स्ड है, ठीक है। सॉलिसिटेशन है वो रिलैक्स सॉलिसिटेशन है जब सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम सी इन प्रैक्टिस। अगर आप सिक्योर कर रहे हो, इधर आप सॉलिसिट की बात नहीं कर रहे, अगर आप सिक्योर कर रहे हो प्रोफेशनल वर्क किसी सी इन प्रैक्टिस से तो चलेगा। आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो चलेगा। अब इसमें अंदर में डीप में नहीं जाऊंगा। टेंडर एक्सक्लूसिवली CA के लिए होना चाहिए तो फीस कोट एक्सक्लूसिवली CA के लिए है तो फीस कोट होनी चाहिए, मिनिमम फीस। अगर टेंडर CA के लिए नहीं है, ओपन टू ऑल है, तो ऐसे केस में फीस अगर नहीं कोट हो तो भी चलेगा, डिस्काउंट कर सकते हैं। तो टेंडर अगर एक्सक्लूसिवली CA के लिए है तो फीस कोट होनी चाहिए। तो ये हमने देखा। फिर 7 में पढ़ रहा हूँ कि 7 में ऐसा है, बाकी इसमें एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड गाइडलाइंस थी। ये सारी गाइडलाइंस तो थी जो भी हम उसको क्वेश्चन के साथ जो भी क्वेश्चन में आएगा उस क्वेश्चन के साथ हम देखते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो है, ये पर्टिकुलर वीडियो का पर्पज़ ही है कि वो जो 2 क्लॉजेस है, वो क्वेश्चन जिसमें 2 क्लॉजेस है वो कवर करे, राइट। तो अब क्लॉज 7, सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज का, अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट कर रहा है और यूज़ कर रहा है डेजिग्नेशन अदर देन CA और एक्सप्रेशन अदर देन CA ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, साइन बोर्ड, राइट। तो सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज, प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज को एडवर्टीजमेंट कर रहा है सबसे पहले, ठीक है। और जैसे अटेनमेंट हो गया, जैसे कि मैं एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्टीज अपनी बता रहा है, और यूज़ कर रहा है डेजिग्नेशन अदर देन CA, कोई सी डेजिग्नेशन यूज़ कर रहा है या एक्सप्रेशन अदर देन CA यूज़ कर रहा है, किससे, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे, विजिटिंग कार्ड पे, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे, विजिटिंग कार्ड पे, लेटर हेड पे, साइन बोर्ड पे, तो इस केस में वो इधर गिल्टी हो जाता है। हाउएवर रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी या टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICAI और अदर बॉडी में बी यूज। हाउएवर रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की डिग्री और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICAI और अदर बॉडी में बी यूज, ठीक है। और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICAI या अदर बॉडी में भी यूज, और डिग्री जो रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिग्री रिकॉग्नाइज करके रखी है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की डिग्री में रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, या टाइटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करके रखा है तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की जो टाइटल है वो रिकॉग्नाइज करके रखा है। तो जो टाइटल रिकॉग्नाइज करके रखा है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हो गया हमारा क्लॉज 7। फिर क्लॉज 8, इसमें भी कुछ गाइडलाइंस है, वो भी हम उसको देख ही लेंगे। क्लॉज 8 है, सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है पोजीशन ऑफ ऑडिटर विच वाज प्रीवियसली हेल्ड, वो पोजीशन एक्सेप्ट कर रहा है जो प्रीवियसली किसी दूसरे के द्वारा हेल्ड थी, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग टू हिम इन राइटिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से उसको फर्स्ट कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब ये सारे ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन मैंडेटरी है ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट, और पैरेलल पोजीशन पे नहीं, रिप्लेसमेंट पोजीशन पे, ये पैरेलल पोजीशन पे नहीं, रिप्लेसमेंट पोजीशन पे इसको हमको करना पड़ता है कवर। और रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू को हम हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट भी बोल सकते हैं, या स्पीड पोस्ट तो नहीं आएगा, हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। और स्पीड पोस्ट और प्राइवेट कुरियर इधर नहीं आते। फिर इसमें इधर बात आती है कि क्लॉज नंबर 9 कि सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर विदाउट एसर्टेनिंग विद द कंप्लायंस ऑफ 139, 140, 141 कंप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बिना चेक करे कि 139, 140, 141 कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर आप एक्सेप्ट करो पोजीशन ऑफ ऑडिटर तो आप जो है गिल्टी हो, ठीक है। और फिर आती है क्लॉज 10 की बात। क्लॉज 10 है तो कि सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो चार्ज कर रहा है और ऑफर टू चार्ज, एक्सेप्ट और ऑफर टू एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। अगर प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में वो चार्ज कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है एनी फीस जो बेस्ड है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के ऊपर,
या कंटिंजेंट ऑन फाइंडिंग्स की इतनी फाइंडिंग्स होगी तब जाके मैं इतना प्रॉफिट चार्ज करूंगा, इतनी फीस चार्ज करूंगा, तो अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के ऊपर या तो कंटिंजेंट ऑन फाइंडिंग्स ऑन सच एम्प्लॉयमेंट या कंटिंजेंट ऑन रिजल्ट, तो इस तरीके से अगर वो फीस चार्ज कर रहा है तो वो गिल्टी है। अगर फीस चार्ज कर रहा है इस तरीके से तो मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा, एक्सेप्ट एज परमिटेड इन रेगुलेशन 192। और रेगुलेशन 192 में कुछ परमिशन है, वो परमिशन के अकॉर्डिंग वो फीस चार्ज कर सकता है। जैसे कि फंड रेजिंग जो सर्विसेज है, फंड रेजिंग में परसेंटेज ऑफ फंड रेज के बेसिस पे आप फीस चार्ज कर सकते हो। अब फंड रेजिंग सर्विसेज में ये चीज़ कवर नहीं है। कौन सी चीज़ कवर नहीं है? आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, सीएमए डेटा बनाते हो टू ऑब्टेन द कैश क्रेडिट फैसिलिटी, तो ये फंड रेज सर्विसेज में नहीं आता। फंड रेज सर्विसेज में शेयर से जो हम फंड रेज करवाते हैं ना, ये वो आता है, ठीक है। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए या लोन सैंक्शन कराने के लिए जो है पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है हम बनाते, वो फंड रेजिंग सर्विसेज में नहीं आता है, राइट। फिर क्लॉज 11, सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो इंगेज है किसी बिजनेस और ऑक्यूपेशन में अदर देन सीए प्रोफेशन अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल। किसी बिजनेस और ऑक्यूपेशन में इंगेज है अदर देन सीए प्रोफेशन, किसी बिजनेस में इंगेज है अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल, मतलब काउंसिल ने कुछ परमिशन दे के रखी। ये क्लॉज 11 में अपन ने पढ़ा। और फिर क्लॉज 12 में अपन ने क्या पढ़ा? क्लॉज 12 में अपन ने ये पढ़ा कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउ अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर, पर्सन जो मेंबर नहीं है, और पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टनर, पर्सन मेंबर नहीं है, पर्सन पार्टनर नहीं है, उसको हम अलाउ कर रहे हैं कि तू साइन कर दे मेरे बिहाफ पे या फर्म के बिहाफ पे। किन पे? बैलेंस शीट, पीएनएल रिपोर्ट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर्सन जो मेंबर नहीं है, और चलो कल को मेंबर है वो, पर पर्सन वो पार्टनर नहीं है, अगर वो साइन कर रहा है बैलेंस शीट, पीएनएल रिपोर्ट, सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो गिल्टी है। मतलब कौन साइन कर सकता है? मेंबर और पार्टनर, दोनों कंडीशन पूरी होती तब जाके साइन कर सकता है। ये अपन ने क्लॉज 12 में पढ़ा, ठीक है। और रूटीन डॉक्यूमेंट पे तो कोई भी साइन कर सकता है, पर बैलेंस शीट, पीएनएल रिपोर्ट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस जो पार्टनर है और पर्सन इंक्लूडिंग, हाँ, मेंबर और पार्टनर वही कर सकता है, ठीक है। मेंबर हैविंग जो पार्टनर है वही कर सकता है, ठीक है। फिर अपन ने ये हो गया, मतलब फिर पार्ट 2 आता है, ठीक है। पार्ट 2 में ये सर्विसेज के लिए है, तो जो पे और अलाउ था उधर क्लॉज 2 में, इधर 1 में है, उधर क्लॉज 3 में एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट है, इधर क्लॉज 2 में है, ठीक है। बाकी फिर 3 आते हैं। आप फेलो नहीं हो पर आप फेलो जैसे एक्ट कर रहे हो, आपने सप्लाई नहीं करी इन्फॉर्मेशन, तो अभी अपन पढ़ेंगे ये क्या है पार्ट 3 में। डीम टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नॉट बीइंग अ फेलो एक्टिंग एज अ फेलो, आप फेलो नहीं हो पर फेलो जैसे एक्ट कर रहे हो। या CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he doesn't comply with the information called for। अगर आप उसने इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी जो इन्फॉर्मेशन कॉल करी है, या उसने रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करी जो रिक्वायरमेंट उसको आस्क करी है कि भैया तेरे को ये रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना है, तो डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड और डज नॉट कंप्लाई इन्फॉर्मेशन विच इज आस्क्ड, ठीक है, बाय इंस्टीट्यूट काउंसिल कमेटी और डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। तो डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, इन्फॉर्मेशन कॉल्ड करके इंस्टीट्यूट काउंसिल कमेटी डायरेक्टर डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसने सप्लाई नहीं करी इन्फॉर्मेशन, या तो कुछ रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने का बोला था उसने कंप्लाई नहीं करी, डजंट कंप्लाई रिक्वायरमेंट आस्क फॉर, ठीक है। जैसे सीए फर्म को अपना रिलेशनशिप जो मल्टीनेशनल फर्म से है उसको वो बताना पड़ता है, तो उसने अगर इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी या उसने कंप्लाई नहीं करी रिक्वायरमेंट, तो गिल्टी हो जाएगा। तो doesn't supply information called for, doesn't comply the requirement asked for। अब क्लॉज 3 है सीए इन प्रैक्टिस, तो सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। तो क्लॉज 3, ठीक है, सीए इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही while inviting professional work from CA, CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he while inviting professional work, अगर वो इन्वाइट कर रहा है प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम CA या रिस्पॉन्ड कर रहा है टू टेंडर और इंक्वायरी, ठीक है। तो इनवाइट कर रहा है प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम CA जो हमने क्लॉज 5 में पढ़ा था, या रिस्पॉन्ड कर रहा है टेंडर इंक्वायरी जो हमने क्लॉज 5 में पढ़ा था, या एडवर्टीजमेंट कर रहा है किसी भी का भी एज प्रोवाइडेड इन 6 और 7, और गिव इन्फॉर्मेशन नोन टू बी फॉल्स, प्रोवाइडेड गिव इन्फॉर्मेशन नोइंग टू बी फॉल्स, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है नोइंग टू बी फॉल्स, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है फिर भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में वो गिल्टी है, ठीक है। ये क्लॉज 3 में। तो सप्लाई नहीं करना और फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना। और बात ये है कि ये जो बोल रहे हैं कि डजंट सप्लाई, जो उसके पहले वाला क्लॉज में हमने पढ़ा डजंट सप्लाई, तो उसमें ऐसा है कि अगर आप फॉल्स सप्लाई करते हो तो फॉल्स सप्लाई करते हो तो वो सेकेंड शेड्यूल में कवर है। इधर फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 3 का क्लॉज 2 है, ठीक है, शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज 2, ठीक है। और उधर है शेड्यूल 2
पार्ट 2 क्लॉज 3, ऐसा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा जंबल अप करके हम इसको देख लेंगे, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो इसको हो जाएगा। और फिर क्लॉज 3 अपन ने पढ़ लिया है। फिर बाकी पार्ट 4 है कि वो अ मेंबर शैल बी इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। ये तो अदर मिसकंडक्ट के लिए है कि अगर वो गिल्टी है बाय कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अप टू 6 मंथ और 6 मंथ से ज़्यादा है तो सेकंड शेड्यूल है। और इन दी ओपिनियन ऑफ काउंसिल अगर वो ब्रिंग करता है डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन, अगर इन दी ओपिनियन ऑफ काउंसिल अगर उसके एक्शन जो डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन है, अब वर्क रिलेटेड टू जो अपने हैं प्रोफेशनल वर्क या अदर वर्क, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है ठीक है, तो इन इस ओपिनियन ऑफ काउंसिल अगर वो डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है, भले वो प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड हो या अदर वर्क से रिलेटेड हो, तो ऐसे केस में वो गिल्टी मान लिया जाता है, ठीक है। इन दी ओपिनियन ऑफ काउंसिल कोई सा काम जो डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे केस में हमने पूरा शेड्यूल 1 इसको एक बार समझ लिया है। एंड अब एक बार देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे 2 क्लॉज साथ में आते हैं, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर क्लॉजेस जो साथ में आ रहे हैं उस क्लॉज को एक बार अपन और डिटेल में देख लेंगे। हेलो, सो क्वेश्चन 22 स्टार्ट करते हैं हम। मिस्टर एक्स अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मिस्टर वाई अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो एक्स है वो प्रैक्टिसिंग सीए है, वाई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। रिप्रेजेंटिंग मैटर, अब देखो एडवोकेट है तो पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में आ सकता है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एक्स एंड वाई ने डिसाइड किया टू हेल्प ईच अदर, एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू हेल्प ईच अदर ऑन द मैटर इन्वॉल्विंग देयर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। तो हम हेल्प करेंगे ऑन द मैटर इन्वॉल्विंग देयर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड अकॉर्डिंगली एज डिसाइडेड, एक्स एंड वाई ने डिसाइड किया है, पार्टनरशिप में एंटर नहीं हुए हैं, डिसाइड किया है उन्होंने, ठीक है, कि हम हेल्प करेंगे एक दूसरे को। अब क्या हुआ कि एक्स रिकमेंड करता है वाई को इन ऑल द लिटिगेशन मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो भी कोई लिटिगेशन मैटर्स रहते हैं तो एक्स रिकमेंड करता है वाई को, एंड वाई कंसल्टेशन लेता है एक्स की अगर मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस हो, ठीक है। अब कंसिक्वेंटली दे स्टार्टेड शेयरिंग प्रॉफिट। तो क्या लायबल है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, तो अपन क्या बोलेंगे, स्टार्टेड शेयरिंग प्रॉफिट, एक्स देता भी है और एक्स लेता भी है। तो इधर क्लॉज 2 और क्लॉज 3 दोनों आएगा, ठीक है। क्लॉज 2 और क्लॉज 3 दोनों आए, सिंस ये दोनों क्लॉजेस आए हैं, अगर कंक्लूजन देखा जाए तो एक्स वैसे भी डीम टू बी गिल्टी नहीं है, एक्स विल नॉट डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक्स विल नॉट डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, राइट। इस समय हो जाएगा एक्स विल नॉट डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मैं ये यूज़ कर लूँ, एक्स विल नॉट बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 2 and 3, ठीक है। वो गिल्टी नहीं है क्योंकि जो एडवोकेट है वो मेंबर्स ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज, मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड पर्सन हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन से कवर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी कि क्लॉज 2 में अपन ने जो बात करी थी कि मेंबर्स ऑफ प्रिस्क्राइब बॉडीज एंड पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में कौन कौन से लोग आते हैं, तो अगर हम बात करें क्लॉज 2 में तो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज एंड पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज एंड पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में कौन कौन है, तो प्रोफेशनल बॉडीज में है देखो ये 5, ICSI, ICWI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। और इसके रिलेटेड जो भी डिग्री है वो पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में है, जैसे CS, CWA, BLLB और बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट एक्चुअली वाली जो डेजिग्नेशन है। बाकी 3 दूसरे लोग भी है, 3 दूसरे लोग भी है, BE, BTech और MBA जो भी इधर कवर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, CAP, चलो ये इससे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो CAP न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो CAP एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज इस प्रोफेशनल प्रैक्टिस, उसको अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इंक्रीज करना था इन क्लाइंट बेस को, ये इंटर हुआ एग्रीमेंट में विद ए के साथ, एग्रीमेंट में एंटर हुआ, पार्टनरशिप मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी तो एग्रीमेंट में एंटर हुआ है विद ए क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड रजिस्टर्ड वैल्यूअर के साथ एग्रीमेंट में एंटर हुआ है, शेयरिंग 20% ऑफ प्रोफेशनल फीस ऑफ ऑल केसेस। ये एग्रीमेंट में एंटर हुआ, कोई पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा है, और शेयरिंग 20% ऑफ प्रोफेशनल फीस फॉर ऑल केसेस ऑफ वैल्यूएशन। तो ठीक है, CAP न्यूली CA है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोफेशनल प्रैक्टिस वो एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ है ए के साथ, क्वालिफाइड जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है कि शेयर करना 20% ऑफ प्रोफेशनल फीस ऑफ ऑल केसेस ऑफ वैल्यूएशन रेफर टू हिम बाय CAP एंड बेस्ड ऑन दिस CAP ने रिसीव करे 1,20,000,
18-19 को क्या फ्रॉम मिस्टर ए, क्या CAP गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, क्या CAP गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, तो CAP गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है कि नहीं है मेरे को बताओ पहले। तो अब इधर बात करें तो एग्रीमेंट है, ठीक है, एंटर इनटू एग्रीमेंट, इधर कोई पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ले तो सकता है पर ये मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन में कवर है, नहीं कवर है तो क्लॉज सी में गिल्टी है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, ओके मैंने इसमें इसको मार्क नहीं करा तो ये गिल्टी है, ठीक है ना, तो ये गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो हाँ इधर गिल्टी है। अब आती है बात, और हाँ और राइट, मैंने जो है पर्टिकुलर PDF को कंपाइल करके रखा था, तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इतना पढ़ने का नहीं था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ प्रैक्टिसिंग CA बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज, दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो रोड कर रहा है सेवरल लेटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रोड कर रहा है पॉइंटिंग आउट सीनियरिटी ऑफ हिज फर्म। सबसे पहले Z जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सेवरल लेटर रोड कर रहा है और पॉइंट आउट कर रहा है सीनियरिटी ऑफ हिज फर्म, ठीक है, sending his life sketch and stating that he has a glorious record of the service to the country as well as to the organization of accountancy with a view to get audit work, ताकि उसको काम मिल जाए। सबसे पहले सेवरल लेटर भेज रहा है तो उधर ही गड़बड़ हो गई, रोइंग इंक्वायरीज तो ऐसे भी नहीं कर सकता, उसने रोइंग इंक्वायरी कर ली। ये अब क्लॉज 6 में अपन ने पढ़ा नहीं है क्योंकि अपन ने क्लॉज 6 को बहुत ही ब्रीफ तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। तो मैं आपको फटाफट एक बार मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, या तो मैं इसको एक ही स्क्रीन पे लेके आता हूँ और मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से बताता हूँ। तो कहाँ थे वो, हाँ, तो क्लॉज 6 के अंदर जो है पर्टिकुलर गाइडलाइंस जो है इशू करके रखी है काउंसिल ने। नहीं रुको एक मिनट, मेरे को ये क्वेश्चन को इधर लाना ही पड़ेगा ताकि वो ऐसे ही दिखेगा तरीके से, आपको भी वो ऐसे ही समझ में आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो काउंसिल की गाइडलाइंस है जो इशू करी थी काउंसिल ने, ठीक है, एंड जो गाइडलाइंस इशू करी है उसमें सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के ऊपर गाइडलाइंस थी और फिर सेकंड था इम्पैनलमेंट फॉर अलॉटमेंट। तो इम्पैनलमेंट फॉर अलॉटमेंट में था कि वही आस्किंग फॉर पैनल, कि मैं पैनल है कि नहीं है ये मैं आस्क कर रहा हूँ, या रोविंग इंक्वायरी कर रहा हूँ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पैनल, ये अगर ये है तो ये प्रोहिबिशन है। पर अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन की पैनल एग्जिस्ट करती है और मैं बस इधर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा नाम प्लेस कर दे तो चलेगा। पर मैं मेंटेनेंस ऑफ पैनल बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या पैनल है क्या आपके यहाँ, अगर पैनल है तो प्लीज़ मेरा नाम रख देना। तो ऐसा मेंटेनेंस ऑफ पैनल के ऊपर अगर मैं पूछ रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ तो ये गलत है। पर हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा नाम आप पैनल में डालो। तो रोविंग इंक्वायरी से 6 में आ गए, क्लॉज 6 में। साथ ही साथ क्लॉज 7 अगर अपन देखें तो क्लॉज 7 में क्या कर रहा है वो, क्लॉज 7 में एडवर्टीजमेंट करा है अपना प्रोफेशन अटेनमेंट और सर्विसेज, यूज़ करा है डेजिग्नेशन अदर देन CA। तो इधर तो अपना प्रोफेशन अटेनमेंट बता रहा है, वो अपने सीनियरिटी बता रहा है, ठीक है, और अपना लाइफ स्केच भेज दिया, ठीक है, सॉलिसिट कर रहा है वो एक तरीके से। क्लॉज 6 में भी गया और 7 में गया कि नहीं गया, हाँ 7 में भी गया, ठीक है। तो चलो, क्या ना प्रैक्टिसिंग CA गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो सॉलिसिटिंग क्लाइंट वर्क, क्लॉज 6 उन्होंने पहले पूरा डिफाइन किया। एज पर द काउंसिल गाइडलाइन एडवर्टीजमेंट फॉर द मेंबर कैन इज नॉट परमिटेड टू क्लेम एनी सुपीरियरिटी ओवर एनी अदर मेंबर। तो सुपीरियरिटी भी नहीं क्लेम कर सकता। तो जैसे कि वो अपनी सीनियरिटी बता रहा है ऑफ द फर्म, तो ये एक तो सुपीरियरिटी क्लेम करना हो गया, सुपीरियरिटी क्लेम नहीं कर सकते। ये हमने 6 में पढ़ा है। लेट मी सी कि 6 में ऐसा बोल के रखा है कि नहीं बोल के रखा है। तो अपनी सुपीरियरिटी वो क्लेम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें तो अपन ने नहीं देखी है, बट हाँ ठीक है, सिंस बोल के रखा है कि एज पर द काउंसिल गाइडलाइंस एडवर्टीजमेंट फॉर मेंबर इन प्रैक्टिस मेंबर इज नॉट परमिटेड टू क्लेम एनी सुपीरियरिटी ओवर द अदर मेंबर्स। तो इसको फिर जो है और ना तो इंक्लूड कर सकते हैं नेम ऑफ द क्लाइंट इन द राइट अप और प्रैक्टिस इन द प्रेजेंट केस पूरा बता के रखा है। Z विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्लॉज 6 और अल्टरनेटिवली क्लॉज 7 के हिसाब से भी बोल सकते हैं क्योंकि उसने वो हाईलाइट करा अपने उसने प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज, राइट। साथ ही साथ ये नोट्स में भी ये पर्टिकुलर चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर ली। ओके, नेक्स्ट कमेंट ऑन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के शेड्यूल डे टू XYZ अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने एक वेबसाइट क्रिएट करी है xyzindia.com एंड वेबसाइट बिसाइड कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द फर्म, वो बायोडाटा ऑफ द पार्टनर भी यूज़ कर रहा है तो ठीक है, वो यूज़ कर सकता है। और फोटोग्राफ ऑफ ऑल द पार्टनर, तो ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। आई थिंक इसमें 2 क्लॉज नहीं लगते हैं बट वो स्क्रीनशॉट्स में कवर हो गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ओके
1 सेकेंड, अ फर्म, ठीक है, हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर मैटर्स, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, तो ये अलग था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 था, ये आधा था, क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं। Mr. Nigel, chartered accountant in practice, delivered a speech in the national conference organized by the Ministry of Textile. While delivering the speech, he told to the audience that he is a management expert. उसने बता दिया कि वो management expert है। इधर clause 7 में guilty हो गया ये। And his firm provides services of taxation, audit at reasonable service of taxation और audit at reasonable rate. अब ये जो अब कर रहा है, डिलीवर कर रहा है स्पीच, ये स्पीच डिलीवर कर रहा है। और हमने ही क्लॉज 6 में पढ़ा था कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू या पर्सनल कम्युनिकेशन और बाय अदर मीन्स। ठीक है, तो इधर भी ये डिलीवर कर रहा है स्पीच। ही टोल्ड टू द ऑडियंस, he told the audience that he is a management expert and the firm provides service of taxation, audit and reasonable rate. He also requested the audience to approach to his firm, और also request करी उसने audience को कि approach करो उसकी firm में। ठीक है, he also distributed business card, telephone number, सब जो भी गलत करना था इसने करा। एक तो स्पीच डिलीवर करी, ठीक है, और ही इज़ अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो जो इसने गड़बड़ करी है इधर, तो इधर सबसे पहले तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट बताया है, प्रोवाइड करा है सर्विसेज ऑफ टैक्सेशन एंड ऑडिट एट रीजनेबल रेट, ये भी बताया उसने कि टैक्सेशन और ऑडिट की सर्विस दे रहा है रीजनेबल रेट पे। रिक्वेस्ट करा है ऑडियंस को टू अप्रोच हिज फर्म फॉर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस कार्ड एंड टेलीफोन नंबर। अब क्लॉज 6 तो यही है कि अगर वो सॉलिसिट कर रहा है क्लाइंट या प्रोफेशनल वर्क को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरव्यू या अदर मीन्स। अब सेक्शन 7 भी यही है कि अगर वो एडवर्टीजमेंट करा है प्रोफेशनल अटेंडमेंट सर्विस और, ठीक है, इट ऑल्सो रजिस्टर्ड अ पर्सन फ्रॉम यूजिंग डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन सीए। अगर वो डेजिग्नेशन या एक्सप्रेशन अदर देन सीए वो प्रोफेशनल किस में यूज़ कर रहा है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड और साइन बोर्ड। ठीक है, अब गाइडलाइंस जो इशू हुई है 6 और 7 के तहत वो परमिट कर रहा है मेंबर टू गिव लेक्चर एट फोरम एंड मे गिव देयर नेम्स एंड डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज चार्टर्ड अकाउंटेंट बट नो रेफरेंस शुड बी मेड टू द नेम एंड एड्रेस और सर्विसेज ऑफ हिज फर्म। गाइडलाइंस जो 6 और 7 में वो परमिट करती है प्रैक्टिसिंग मेंबर को टू गिव लेक्चर एट फोरम, कि आप जाओ फोरम में लेक्चर दो, कोई दिक्कत नहीं। एंड मे गिव देयर नेम्स एंड डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहाँ पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे डिस्क्राइब करो, बट नो रेफरेंस शुड बी मेड टू द नेम एंड एड्रेस ऑफ सर्विसेज ऑफ द फर्म। पर फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस जो है और फर्म की सर्विसेज जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करो वो नहीं जाएगा। इन द प्रेजेंट केस जिसने डेजिग्नेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज़ करा एंड ऑल्सो मेड द रेफरेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म, बोल दिया ना कि वो टैक्सेशन एंड ऑडिट की सर्विस देता है रीजनेबल रेट पे, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी बोल दिया, वो रेफरेंस तो यूज़ कर ही नहीं सकता। इन द प्रेजेंट केस उसने ऐसा कर दिया तो गिल्टी हो गया क्लॉज 6 और 7 में, ड्यू टू सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क और एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप रेफरेंस नहीं दे सकते ऐसा सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने सर्विसेज जो प्रोवाइड कर उसका रेफरेंस दिया है, अगर आप रीजनेबल, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करो बिजनेस कार्ड, तो ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, अब साथ ही साथ अब क्वेश्चन नंबर 61, XYZ अपॉइंट्स यू एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। XYZ ने आपको अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। यू ऑब्जर्व दैट प्रीवियस ऑडिटर ए इन कंपनी रिजाइन कर गया था। ऑल्सो बैलेंस शीट एज एट 31 से 19 शोज ऑडिट फी पेबल 25,000। ठीक है, वॉट प्रिकॉशन यू विल टेक बिफोर कमेंसमेंट टू ऑडिट वर्क। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अपॉइंट्स यू दैट यू एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। यू ऑब्जर्व दैट प्रीवियस ऑडिटर जो है ए इन कंपनी वो रिजाइन कर गया एंड बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग फीस पेबल दिखा रहा है 25,000। आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सबसे पहले चेक वेदर अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म हैज़ बीन फाइल्ड बाय द रिजाइनिंग ऑडिटर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन टू द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार इंडिकेटिंग द रीजंस। तो हमको ये देखना है कि जब रिजाइन करा है तो क्या ऑडिटर ने 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन कंपनी एंड रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करा है क्या रीजन के साथ, एंड अदर फैक्ट एज में भी रेलेवेंट। सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 ऐसा बोलता है, पहले ये चेक करो। दूसरा, ascertainment द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इज इन कंप्लायंस विद द 139(8). क्योंकि आप नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो क्या 139(8) के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपॉइंटमेंट। द रिजोल्यूशन ऑफ अपॉइंटिंग न्यू ऑडिटर हैज बीन अप्रूव बाय द कंपनी।
तो रिजोल्यूशन ऑफ अपॉइंटिंग न्यू ऑडिटर हैज़ बीन अप्रूव बाय द कंपनी, वो कंपनी के थ्रू अप्रूव हो जाना चाहिए इन द जनरल मीटिंग, एज इन द केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन। क्योंकि ये रिज़ाइन किया है तो कैजुअल वैकेंसी है, तो 139(8) लग गया। तो एसर्टेन द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इज इन कंप्लायंस विद 139(8), दैट इज रिजोल्यूशन अपॉइंटिंग न्यू ऑडिटर हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो हैज़ बीन अप्रूव बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग एज इट इज द केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन। तो आप जो अपॉइंटमेंट करते हो उसको जनरल मीटिंग में अप्रूवल भी लगवाना पड़ता है, 3 महीने में अप्रूवल भी होना पड़ता है, लेना पड़ता है। और ये हो गया 139(8). ऑडिटर शुड ऑल्सो रेफर द रेजिग्नेशन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द प्रीवियस ऑडिटर एंड कम्युनिकेट विद हिम प्रीवियस ऑडिटर टू एसर्टेन द सर्कमस्टेंसेस विच लीड अप टू रिटायर। ऑडिटर को ऑल्सो रेफर द रेजिग्नेशन स्टेटमेंट फाइल, उसको एक रेजिग्नेशन स्टेटमेंट फाइल देखनी चाहिए बाय द प्रीवियस ऑडिटर एंड कम्युनिकेट विद हिम। जो प्रीवियस ऑडिटर ने रेजिग्नेशन स्टेटमेंट फाइल करा है उसको वो देखना चाहिए एंड कम्युनिकेट विद हिम टू एसर्टेन द सर्कमस्टेंसेस कि क्या किस सर्कमस्टेंसेस में हमने रिटायर हुए। Auditor must ascertain that whether there is exist any circumstances on account on which he should not accept। तो ऑडिटर को देखना चाहिए कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस दिखते हैं जिसके अकाउंट पर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। The auditor must ensure that before appointment or the appointment of auditor made at AGM a written certificate has been provided by him। ये भी इंश्योर करना चाहिए कि रिटर्न सर्टिफिकेट उसने दिया है, ठीक है, that his appointment is in accordance with the limits specified in 141(3)(g। He should satisfy himself that notice provided for section 139 and 140 has been effectively served to outgoing auditor। और फर्दर क्लॉज 8 जो नोटिस है प्रोवाइडेड फॉर सेक्शन 139 140 वो इफेक्टिवली सर्व्ड हुए हैं आउटगोइंग ऑडिटर को। एंड फर्दर क्लॉज 8 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वो डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट अ पोजीशन ऑफ ऑडिटर जो प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग टू हिम। अगर उसने एक्सेप्ट करी है पोजीशन ऑफ ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए, तो प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग टू हिम, तो उसको ये भी चेक करना चाहिए क्योंकि क्लॉज 8 में गिल्टी हो जाता है अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया। तो मोर ओवर क्लॉज 9 ऑफ द सेम शेड्यूल प्रोवाइडेड दैट मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर विदाउट फर्स्ट ascertaining फ्रॉम इट द कंप्लायंस ऑफ 139 एंड 140 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। तो क्लॉज 9 पार्ट 1 ऑफ सेम शेड्यूल प्रोवाइड्स दैट मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो एक्सेप्ट कर है अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विदाउट फर्स्ट ascertaining, तो विदाउट फर्स्ट ascertaining फ्रॉम इट विद द 139 140 कंप्लायंस हुए कि नहीं हुए। तो क्लॉज 9 क्लॉज 8 ठीक है। और बाकायदा जो है नोटिस इफेक्टिवली सर्विस ऑफ नोटिस, ठीक है, नोटिस प्रोवाइडेड इफेक्टिवली सर्व्ड। बाकी जो है इसका अपन ने पढ़ा था कि रिटर्न सर्टिफिकेट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द कैपेसिटी दैट अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट। और ये हो गया ठीक है। तो ये रिटर्न सर्टिफिकेट की बात हो गई। साथ ही साथ जो हम बात कर रहे हैं रेजिग्नेशन स्टेटमेंट फाइल को रेफर करना पड़ता है, ठीक है, और सर्कमस्टेंस टू एसर्टेन द सर्कमस्टेंसेस जिस सर्कमस्टेंसेस पे रिटायर करा है। और एसर्टेनिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इज इन कंप्लायंस विद द 139(8) और कंप्लायंस ऑफ 139(8) हुआ है कि नहीं हुआ है, और बाकायदा अप्रूवल बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। और डेट ऑफ रेजिग्नेशन की आपको डिटेल देनी पड़ती है, इंडिकेटिंग द रीज़न एंड अदर फैक्ट वो भी आपको बताने पड़ते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन 62 ओके, क्वेश्चन 62 नहीं करने का है, वो उसके साथ एडेड है। क्वेश्चन 75 गिव योर ओपिनियन। बी जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने होल्ड कर रहा है वैलिड COP, ही एक्सेप्ट दैट द अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड। बी ये था प्रैक्टिसिंग CA, COP होल्ड कर रहा है, बढ़िया, उसने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया एज अ डायरेक्टर ऑफ ग्रीन वर्ल्ड कंपनी। ग्रीन वर्ल्ड कंपनी का डायरेक्टर की पोजीशन इसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो ही एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ ग्रीन वर्ल्ड कंपनी। Mr. C, a partner of Mr. B, is statutory auditor of the said company। तो B ने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया है डायरेक्टर का, ठीक है। मिस्टर C जो B का पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर है C, जो B का पार्टनर है वो वहां पे ऑडिटर है। अब क्या करें, ये सिचुएशन है। ये सिचुएशन हमने किधर पढ़ी है, राइट। सिचुएशन नंबर किधर पढ़ सकते हैं, ये हमने क्लॉज 1 2 3 4 पार्टनरशिप, 5 6 सॉलिसिटेशन, 7 हो जाता है अपना एडवर्टीजमेंट वाला, 8 और 9
ठीक है। तो ये 8 और 9 में आ सकता है। इनफैक्ट इधर इन्होंने 11 भी फंसाया और 9 आ सकता है इधर, पर इन्होंने इधर कौन कौन से क्लॉज लगाए हैं, इधर क्लॉज आया है क्लॉज 11, क्लॉज 4 सेकेंड शेड्यूल का। ओके देखते, चलो समझते इसको क्या बोला गया है। ओके तो अभी हमको समझना पड़ेगा कि 8 और 9 नहीं यूज़ हुआ इधर, इधर क्लॉज 11 में गए हैं। ठीक है, क्लॉज 11 में जो अपन ने पढ़ा था कि अगर आप इंगेज हो रहे हो किसी बिजनेस या ऑक्यूपेशन में जो अदर देन सीए प्रोफेशन है, तो आप बिजनेस या ऑक्यूपेशन में एंटर कर रहे हो अदर देन सीए प्रोफेशन अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल, काउंसिल ने परमिट नहीं किया है और आप एंटर हो रहे हो, तो ऐसे केस में आप गिल्टी हो, अदरवाइज आप गिल्टी नहीं हो। ठीक है, अब उसमें एक नोट था, जो नोट हमने उस समय नहीं पढ़ा था, इस समय आप पढ़ लेते हैं। नोट ये है कि मेंबर कैन बी डायरेक्टर, मेंबर जो है वो डायरेक्टर बन सकता है। मेंबर कैन बी डायरेक्टर इन अ कंपनी, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्या बोला है, इट डज नॉट प्रोहिबिट सीए फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, बाकायदा तुम डायरेक्टर बनो एक्सेप्ट एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, बट इफ एनी ऑफ द पार्टनर इज इंटरेस्टेड इन सच कंपनी एज एन ऑडिटर देन ही कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी। अगर पार्टनर वहाँ पे इंटरेस्टेड है एज एन ऑडिटर देन वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ही कैन बी डायरेक्टर इन द सेड कंपनी, राइट। तो यही हमको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे पार्टनर इंटरेस्टेड है एज एन ऑडिटर, तो वहाँ पे डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसमें हम 141(3)(c) को कुछ ऊपर पढ़ना चाहेंगे। एक ये जनरल चीज़ें हैं, उसको फिर हम बाद में क्वेश्चन से लिंक कर देंगे। 141(3) में क्या बोलता है कि कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय, कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय तो नहीं बन सकता डायरेक्टर, कंपनी के ऑडिटर, कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय का जो पार्टनर और एम्प्लॉय है वो भी जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकता, कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता, या पर्सन जिसका रिलेटिव डायरेक्टर या केएमपी है उस कंपनी में वो ऑडिटर नहीं बन सकता। ये जो सिचुएशन है ना, मेरे अपने इस क्वेश्चन में उल्टा है। पर्सन का रिलेटिव डायरेक्टर है, ठीक है, तो वहाँ पे वो ऑडिटर नहीं बन सकता। तो ठीक है, अपने सिचुएशन में भी ऐसा ही है कि मैं वो पर्टिकुलर पर्सन एक जगह पे ऑडिटर है, अब उसका रिलेटिव वहाँ पे अब डायरेक्टर बन रहा है, तब क्या करें। ठीक है, ये क्वेश्चन फिट हो गया है, तो वहाँ पे वो ऑडिटर बन नहीं सकता, ऐसे केस में उसको निकलना पड़ जाएगा, उसकी पोजीशन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। ठीक है, समझते क्या बोल रहे हैं। तो क्लॉज 11 क्या बोलता है, प्रोहिबिट अ मेंबर टू इंगेज इन अ बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ सीए अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल। जब तक काउंसिल परमिट नहीं करे आप किसी दूसरे में इंगेज नहीं हो सकते बिजनेस में। इट डज नॉट प्रोहिबिट सीए फ्रॉम बीइंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, आपको रोका नहीं गया, आप डायरेक्टर बन सकते हो प्रोवाइडेड एक्सेप्ट एमडी और होल टाइम डायरेक्टर इफ एनी ऑफ द पार्टनर इज इंटरेस्टेड इन सच कंपनी। बट इफ एनी ऑफ द पार्टनर, कोई सा भी पार्टनर अगर इंटरेस्टेड है इन सच कंपनी एज एन ऑडिटर, यार एज एन ऑडिटर अगर इंटरेस्टेड है, एज एन ऑडिटर अगर इंटरेस्टेड है देन ही कांट बी डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी। इन द प्रेजेंट केस बी ने एक्सेप्ट करी डायरेक्टरशिप इन अ कंपनी, बी ने डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट कर ली, तो मिस्टर सी इज एन ऑडिटर विदाउट ऑब्टेनिंग द स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द काउंसिल। तो विदाउट ऑब्टेनिंग द स्पेसिफिक परमिशन, क्योंकि डायरेक्टर भी बनना है, बन सकते हो, आपको कोई रोका नहीं है, पर आपको स्पेसिफिक परमिशन तो लेनी पड़ेगी, राइट। अब ठीक है, ये हो गया क्लॉज 4। क्लॉज 4 कैसे एंटर हो गया, क्लॉज 4 सेकेंड शेड्यूल का है, समझते हैं। ठीक है, 141(3)(c) की बात आ गई कि also disqualified a person to appointed as an auditor if he is a partner of an officer of a company। तो 141(3)(c) क्या बोलता है, डिस्क्वालीफाइड अ पर्सन टू अपॉइंट एज ऑडिटर, वो पर्सन ऑडिटर नहीं हो सकता अगर वो पार्टनर है ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑफिसर का पार्टनर है तो नहीं हो सकता। 141(4) ये बोलता है रिक्वायर एन ऑडिटर टू वैकेट हिज ऑफिस इफ ही इंकर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन 141(3)। और इधर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रहा है, तो मिस्टर बी विल बी हेल्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 11 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, मिस्टर बी हेल्ड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मिस्टर बी विल बी हेल्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 11। क्लॉज 11 में इसलिए एंटर हुआ क्योंकि उसने स्पेसिफिक परमिशन नहीं ली। ठीक है, उसने स्पेसिफिक परमिशन नहीं ली, उसके वो गिल्टी हो गया। तो 141(3)(c) में इसमें भी अमेंड कर दिया है कि स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी अगर रिलेटिव डायरेक्टर है तो इधर बी तो ऐसे गिल्टी हो गया क्योंकि भैया वो डायरेक्टर बन रहा है बिना स्पेसिफिक परमिशन से, और बाकी जो सी है, सी जो बी का पार्टनर है उसको भी वेकेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो है, और बाकी जो सी पार्टनर मिस्टर बी उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिसर बीइंग डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि वो भी डिस्क्वालीफाइड हो गया। ठीक, अब क्लॉज 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल कैसे आया। क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल क्या बोलता है, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी इन विच द ऑडिटर फर्म और पार्टनर और इस फर्म हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वुड कंस्टिट्यूट मिसकंडक्ट।
अच्छा, क्लॉज 4 ये बोलता है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी जहाँ पे इन विच द ऑडिटर हिज फर्म या पार्टनर, ऑडिटर या उसका फर्म या उसका पार्टनर, ठीक है, तो ऑडिटर उसका फर्म या उसका पार्टनर, ठीक है, तो ऑडिटर उसका फर्म या उसका पार्टनर जो है हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट मिसकंडक्ट, अगर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वुड कॉन्स्टिट्यूट मिसकंडक्ट। तो इधर क्या है, इधर तो ऑडिटर फर्म या पार्टनर, इधर पार्टनर तो डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर होना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में तो नहीं आता है, पर अब देखते हैं आगे आता है कि नहीं आता है। इसको एक इसमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एक बार, ये इसको डाउट एक रेस कर लेते हैं कि डायरेक्टर जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में कवर है कि नहीं है। बट इसमें यही बोल रहे हैं कि अगर ऑडिटर फर्म या पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है वहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। लेट्स वी बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 76 है, क्या ये 76 का ही आंसर? ठीक है, ओके। तो जेड अ लीडिंग इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर और कंसल्टेंट ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, वो रिसाइड कर रहा है बॉम्बे में नियर टू एबीसी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहा है एवरी डे। वो इन्वेस्ट करता है 50% ऑफ हिज टाइम टू सेटल द कमोडिटी ट्रांजेक्शन। क्या वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव बिजनेस में स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो काउंसिल ने ग्रांट करी जनरल परमिशन और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर ऑक्यूपेशंस स्पेसिफिक परमिशन दे के रखी है। तो जनरल परमिशन कुछ पे दे के रखी है और स्पेसिफिक परमिशन बाकी सब पे दे के रखी है। तो स्पेसिफिक परमिशन बाकी सब पे दे के रखी है, तो डेरिवेटिव भी है स्पेसिफिक परमिशन में। तो इफ़ जेड हैज़ ऑब्टेन्ड द स्पेसिफिक परमिशन, तो अगर जेड ने स्पेसिफिक परमिशन लेके रखी है तो कोई मिसकंडक्ट नहीं है, अदरवाइज वो मिसकंडक्ट में मान लिया जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव को काउंसिल ने अलाउड कर दिया है, ठीक है। और इसमें कोई पॉइंट नहीं था, पर खैर ये उस अटैचमेंट में इंक्लूडेड था तो अपन ने वो कर लिया। पर ये क्वेश्चन कुछ इतना पॉइंट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो कमेंट विद रिस्पेक्ट टू सीए एक्ट, अ सीए एक्ट हैविंग सीओपी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद पर्सन। तो सीए जो है हैविंग सीओपी, वो पार्टनरशिप में एंटर हुआ पर्सन के साथ हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। वो पर्सन के साथ एंटर हुआ जो मेंबर नहीं है इंस्टीट्यूट का, फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए पार्टनरशिप में एंटर हुआ। अब वो सामने वाला मेंबर तो नहीं है, अब जब मेंबर नहीं है तो क्लॉज 4 में गिल्टी हो गया, ठीक है। और काय के लिए? बिजनेस के लिए। द शेयर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट द PNL प्रॉफिट एंड लॉस वाज 25%. He was to take part in the business and was entitled to represent the firm. He was to take part in the business. He was to take part in the business. उसको business में part करना है. Was entitled to represent the firm before the government authority. He was operating the bank account of the firm, receive money from the customer and also look after the affairs of the partnership. तो ये जो सब चीज़ें हैं, तो सबसे पहले क्लॉज 4 वो गिल्टी है इफ़ ही एंटेड इनटू पार्टनरशिप इन इंडिया आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन अदर देन सीए। और क्लॉज 4 में वो बिजनेस में इंगेज हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में बोल कर रखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस, ठीक है। तो इंगेज हुआ है बिजनेस और ऑक्यूपेशन में। तो इन द प्रेजेंट केस सीए एंटेड हुआ है पार्टनरशिप में विद पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज 4। सीए एंटर हुआ है पार्टनरशिप में विद पर्सन, तो सीए एंटर हुआ है इनटू पार्टनरशिप विद पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज 4, तो ठीक है वो गिल्टी है। ही शैल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 4 and 11 फर्स्ट शेड्यूल ड्यू टू एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप विद द पर्सन अदर देन पर्सन प्रिस्क्राइब इन क्लॉज 4 एंड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ ICAI। और बिजनेस को कैरी कर रहा है विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन, उसने परमिशन नहीं ली क्योंकि हमने पढ़ा है काउंसिल में परमिशन लेनी पड़ती है। लेट वी गो इनटू द परमिशन वाला सेक्शन पोर्शन, तो उसमें बोल के रखा है कि परमिशन लेनी पड़ती है किस किस के रिस्पेक्ट में। तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, नॉन बिजनेस कंसर्न या बिजनेस कंसर्न, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट नॉन बिजनेस कंसर्न में, मतलब कि आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हो तो आप CA इन प्रैक्टिस हो, साथ में सॉफ्टवेयर कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हो, या बिजनेस कंसर्न में आप बिजनेस कंसर्न में एम्प्लॉयड हो, सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बाय ही और रिलेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल इंटरेस्ट और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बाय हिमसेल्फ और रिलेटिव। MD और होल टाइम डायरेक्टर या इंटरेस्ट आपका फैमिली बिजनेस कंसर्न में है, जैसे कि आप पार्टनर हो ब्रदर्स के फॉर्म में, जो अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था वो इस तरीके से जो है, जो अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था उसका रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट इसमें डाल दिया था कि आप अगर पार्टनर हो ब्रदर के फॉर्म में तो ऐसे केस में स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, ओके।
सो क्लॉज 4 में भी गिल्टी है और 11 में भी गिल्टी है। अदर मिसकंडक्ट की बात करें, राइट शॉर्ट नोट ऑन अदर मिसकंडक्ट, तो अभी हमने पढ़ा ही है कि अदर मिसकंडक्ट है और डिसिप्लिन, अदर मिसकंडक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट इज लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 21 इफ ही फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। अगर प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट में अगर गिल्टी होता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन सेक्शन 21 में लेने पड़ते हैं। तो आप पहले अदर मिसकंडक्ट बताओ विद द हेल्प ऑफ 2 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। तो हमको अदर मिसकंडक्ट बताने का है, ठीक है। अब अदर मिसकंडक्ट के बारे में अगर हम बात करें, so other misconduct as per the part 4 of first schedule of CA Act, as per part 4 of first schedule of CA Act, member of institute whether in practice or not, member of institute भले ही वो practice में हो नहीं हो, ठीक है, whether in practice or not, member of institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of other misconduct if he is guilty of any सिविल और क्रिमिनल कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रिब्यूट और इम्प्रिजनमेंट है 6 महीने तक का, या काउंसिल के ओपिनियन में इट ब्रिंग डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन, ठीक है। तो काउंसिल के ओपिनियन में इफ इट ब्रिंग डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन ऑफ और इट ब्रिंग डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन और इंस्टीट्यूट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल वर्क। तो इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल बीइंग डिस्ट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन और इंस्टीट्यूट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन, उसने कोई काम करे है वेदर और नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क, ये अदर मिसकंडक्ट में आता है। फिर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल भी है कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ इज गिल्टी ऑफ एनी सिविल और क्रिमिनल कोड फॉर एन ऑफेंस, इफ इज गिल्टी ऑफ सिविल और क्रिमिनल कोड फॉर एन ऑफेंस जिस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, वो जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है, वो जो ऑफेंस है पर्टिकुलर वो पनिशेबल है विद एन इम्प्रिजनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट है एक्सीडिंग 6 मंथ। सब इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स है जहाँ पे पर्सन है वो अदर मिसकंडक्ट के लिए लायबल हो जाता है, अदर मिसकंडक्ट में मान लिया जाता है वो एग्जाम्पल्स, जैसे कि where a CA चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द क्लाइंट, वेयर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटेन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द क्लाइंट एंड फेल टू रिटर्न दिस टू क्लाइंट ऑन रिक्वेस्ट विदाउट अ रीजनेबल कॉस्ट। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटेन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द क्लाइंट और फेल टू रिटर्न, डॉक्यूमेंट रिटर्न कर लिया उसने, रिटर्न ही और फेल टू रिटर्न टू क्लाइंट विदाउट अ रीजनेबल कॉस्ट, कोई रीजनेबल कॉस्ट नहीं उसके पास लीन करने का। फिर जब वो मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्लाइंट एडवाइस कर रहा है टू मेक अ मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन, या चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज द सर्विस ऑफ आर्टिकल एंड ऑडिट क्लर्क अदर देन द प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, या मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है ऑफिस बियरर ऑफ अ रीजनल काउंसिल और डिफेलकेशन कर रहा है लार्ज अमाउंट का और यूटिलाइज कर रहा है अमाउंट पर्सनल यूज में, रिप्लाई नहीं कर रहा है अथॉरिटीज़ को ऑन टाइम, या कोऑर्सिव मेथड अडॉप्ट कर रहा है बैंक से फॉर हैविंग अ लोन, ठीक है, ऑन हैविंग अ लोन सैंक्शन टू हिम। तो अगर कुछ भी एक्टिविटी है तो हमको तो 2 एक्टिविटी चूज़ करनी, तो मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन में हेल्प कर रहा है या लीन करके रखा है विदाउट एनी रीजनेबल कॉस्ट, डिफेलकेशन ऑफ मनी कर रहा है यूजिंग ऑफ मनी फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, तो मिस अप्रोप्रिएशन बाय ऑफिस बियरर ऑफ अ रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट, और आर्टिकल क्लर्क की सर्विस अगर पर्सनल रीजन के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने को पढ़ने की है, ठीक है। रिपे नहीं करना लोन, डाउरी आस्किंग, ओ माय गॉड कहाँ चले गए, 1 सेकेंड, राइट, डाउरी आस्क कर रहा है, ठीक है, डाउरी आस्किंग या रिकॉर्ड फाउंड इन द अलमीरा, चेक बाउंस हो गए, चेक बाउंस हो गए हैं, पेमेंट नहीं करा है लोन का, चेक बाउंस हो गए हैं, लोन का रिपेमेंट नहीं करा है, रिकॉर्ड फाउंड हो रहे हैं सीए की अलमारी में, मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन है, बुक्स रिटर्न है हम उसको रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं, एडवाइजिंग अनएथिकल प्रैक्टिस कोऑर्सिव मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं ऑन लोन, रिपोर्ट नहीं सबमिट कर रहे हैं ऑन टाइम, ओके, रिपोर्ट नहीं कर रहे सबमिट ऑन टाइम, वो क्लॉज 7 में कवर है, मतलब वो ड्यू डिलीजेंस वाले पोर्शन में कवर है कि सॉरी आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट है, आपने रिपोर्ट टाइम पे फर्निश नहीं करी है, ग्रॉसली नेग्लिजेंट है, ठीक है। हाँ तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये हो गया अपना, और राइट कमेंट विद रेफरेंस टू सीए एक्ट, मिस्टर डी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिन एंड रिपोर्टेड द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इधर ये सेकंड शेड्यूल की बातें आ गई, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब अपन एक बार सेकंड शेड्यूल उसको रिवाइज करते हैं, सेकंड शेड्यूल की बातें करते हैं, सेकंड शेड्यूल रिवाइज करते हैं। हाँ सेकंड शेड्यूल भी फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। तो क्या बोलना चाह रहे हैं सेकंड शेड्यूल में, ओके
तो सेकंड शेड्यूल में सी एन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन एक्वायर इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट। अगर प्रोफेशनल एंगेजमेंट के रिस्पेक्ट में अगर कुछ इसको इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है और विल बी हेल्ड टू डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो डिस्क्लोज करता है इन्फॉर्मेशन जो एक्वायर हुई है इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन, वो किसी पर्सन को डिस्क्लोज कर रहा है अदर देन क्लाइंट या अदरवाइज देन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। फिर आती है बात, कुछ टैक्सेशन फ्रॉड की बात थी और वर्किंग पेपर्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 2, सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सर्टिफाई और सबमिट, अगर वो सर्टिफाई कर रहा है और सबमिट कर रहा है अपने नाम पे या फर्म के नाम पे रिपोर्ट ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर सर्टिफाई कर रहा है या सबमिट कर रहा है, तो सर्टिफाई कर रहा है या सबमिट कर रहा है अपने नाम पे फर्म या फर्म के नाम पे रिपोर्ट ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सच एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिलेटेड रिकॉर्ड unless such examination of financial statement related record by him, partner, employee or another CA in practice। मतलब कि वो अगर सर्टिफाई कर रहा है, सबमिट कर रहा है अपने नाम पे या फर्म के नाम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, रिपोर्ट ऑन द एग्जामिनेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको किसी ने भी एग्जामिन नहीं किया, ठीक है, ना तो उसने या तो पार्टनर ने, एम्प्लॉय ने, ना तो अनदर CA in practice ने। तो सच एग्जामिनेशन जो है उन्होंने नहीं करा और ये जो है CA in practice वो सर्टिफाई सबमिट करा है अपने नाम पे रिपोर्ट ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसको किसी ने एग्जामिन ही नहीं करा, तो ऐसे केस में गिल्टी, ठीक है। और इधर बात ये है इंपॉर्टेंट कि एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, सर मैगजीन के सर्कुलेशन फिगर्स की बात इधर नहीं आएगी। क्लॉज 3, CA in practice शैल बी तो CA in practice शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही परमिट CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he permit his name या firm name to be used in the connection of estimation of earning। तो CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct अगर वो यूज कर रहा है, ठीक है, if he permit his name to be used in the connection of estimation of earning, ठीक है, कंटिजेंट अपॉन द फ्यूचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर वो अपना नाम यूज कर रहा है इन द एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग जो कंटिजेंट है ऑन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन इन अ मैनर, इस तरीके से यूज कर रहा है विच लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी, इस तरीके से वो अपना नाम यूज कर रहा है विच लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी, ठीक है। तो CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if you permit name या firm name to be used in connection with the estimation of earning contingent upon the future transaction, अगर वो अपना नाम यूज कर रहा है इन रिलेशन टू एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग जो कंटिजेंट ऑन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन इन अ मैनर, इस तरीके से विच लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी, ठीक है। तो इस केस में जो है वो गिल्टी हो जाता है। और फिर बाकी वही है ऐसे 3400 कि अगर वो अपना नाम या फर्म का नाम, ठीक है, अगर CA in practice यूज़ कर रहा है हिज नेम या फर्म नेम इन एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, अगर वो अपना नाम या फर्म के नाम को यूज़ कर रहा है इन द एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, या वो अगर अपना नाम या फर्म का नाम यूज़ कर रहा है इन द एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग वाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर अपना नाम या फर्म का नाम यूज़ कर रहे हो तो आपको ये 4 चीज़ें बतानी पड़ेगी। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, बेसिस ऑफ फोरकास्ट जो भी तुमने अजम्पशन मेड करे हैं इन अराइविंग द फोरकास्ट, एंड ही डजंट वाउच द एक्यूरेसी, साथ ही साथ तुम एक्यूरेसी को वाउच नहीं करते हो। तो सोर्स, फोरकास्ट, बेसिस एंड यू डजंट वाउच द एक्यूरेसी। फिर फोर्थ है CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he express his opinion on the financial statement, अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है ओपिनियन on the financial statement, if he express his opinion on the financial statement in which he firm partner has substantial interest, तो CA firm will be guilty of professional misconduct अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है on the opinion on the financial statement in which he firm partner has the substantial interest, ठीक है, तो वहाँ पे ओपिनियन नहीं दे सकता। और रिलेटिव भी कवर है, ठीक है, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के 8 के चैप्टर 4 में रिलेटिव भी कवर है, तो अगर रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो भी इधर गिल्टी हो जाएगा। फिर इधर अपन डायरेक्टर्स के कुछ है पॉइंट वो अपन देखेंगे, ठीक है। फिर क्लॉज 5 में CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fail to disclose the material fact known to him, उसको material fact बताते हैं फिर भी उससे fail to disclose the material fact known to him or not disclose in financial statement but disclosure is necessary to make the financial statement not misleading, if he fail to disclose material statement and जो उसका नॉन डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, और जिसका डिस्क्लोजर जरूरी था, एक तो फेल टू डिस्क्लोज एंड नॉट डिस्क्लोज द इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डिस्क्लोजर इज नेसेसरी टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डिस्क्लोजर जरूरी था टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग, ये डिस्क्लोजर जरूरी था और आपने नहीं किया,
तो when he is concerned with the financial statement in a professional capacity, तो he failed to issue material fact, he failed to disclose material fact जो उसको पता थे, and not disclosing a material fact, but disclosure is necessary to make the financial statement not misleading, और वेयर ही इज कंसर्न विद दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो गिल्टी है। या क्लॉज 6 है कि डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ही फेल टू रिपोर्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट नोन टू हिम एंड टू अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच ही इज कंसर्न इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। क्लॉज 7 में डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है ड्यू डिलिजेंस या तो ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, तो क्लॉज 7 है। क्लॉज 8 में कैसे गिल्टी है, क्लॉज 8 में कैसे गिल्टी है, इफ ही फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विच इज़ नेसेसरी फॉर दैन ओपिनियन, अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिए तो ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो क्लॉज 9 में सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू इन्वाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर, अगर गैप का मटेरियल डिपार्चर हो रहा है, गैप का मटेरियल डिपार्चर हो रहा है पर वो इन्विटेशन ही ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, गैप का मटेरियल डिपार्चर हो रहा है, गैप का मटेरियल डिपार्चर हो रहा है फिर भी वो इन्विटेशन ड्रॉ नहीं कर पा रहा है। If he failed to draw the invitation, he failed to invite the attention, he failed to invite the attention to any material departure from the gap, gap का material departure हो रहा है पर वो invite नहीं कर पा रहा है attention, भूल गया attention invite करना, ठीक है। तो डिपार्चर दिक्कत नहीं है पर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आप फेल्ड हो तो क्लॉज 9 में। क्लॉज 10 में शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर आप कीप करते हो मनी ऑफ क्लाइंट अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन, देखो अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन मनी मीन्ड टू बी एक्सपेंडेड, अगर इन दोनों पैसे के अलावा इफ ही फेल्स टू कीप द मनी ऑफ क्लाइंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट और यूज सच मनी फॉर इंटेंडेड पर्पज इज अ रीजनेबल टाइम, तो सेपरेट बैंक अकाउंट में भी रखना है और मनी को यूज रखना है फॉर एन इंटेंडेड पर्पज, तो क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, यूज फॉर इंटेंडेड पर्पज और रीजनेबल टाइम में उसको यूज करना है। तो फिर पार्ट 2 ये बोलता है, ये पार्ट 1 के हो गए सारे 10, 10 4 1, चौथा क्या है पार्ट 2 में, अब 4 क्लॉज आएंगे कि अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही कॉन्ट्रावेन, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन करता है प्रोविजन रेगुलेशंस और गाइडलाइंस का, तो क्लॉज 1 में कवर है। फिर सेकेंड में एज एन एम्प्लॉय अगर मैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा हूँ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो जैसे कि उधर सेकंड शेड्यूल में पार्ट 1 के क्लॉज 1 में था, इधर सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 के क्लॉज 2 में है। और साथ ही साथ क्लॉज 3 में अगर मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अभी उधर देखा था कि शेड्यूल 1 पार्ट 3 और क्लॉज 2 था, तो शेड्यूल 1 पार्ट 3 और क्लॉज 2 था, जहाँ पे मैं शेड्यूल 1 पार्ट 3 और क्लॉज 2 और शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज 3, तो 3-2 ये है और 2-3 हो जाता है। तो अगर उधर अगर आप सबमिट नहीं करते इन्फॉर्मेशन तो शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज 2 है और उधर पार्ट 2 क्लॉज 3 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रावेंशन की बात होगी। क्लॉज 4, अगर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिफैल्केट एम्बेजल मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो पैसे मिल रहे हैं अगर वो उसको डिफैल्केशन करता है तो वो ऑफिस बियरर वाला उसको नहीं आएगा, वो एग्जाम्पल इधर नहीं आएगा, ठीक है। और पार्ट 3 का क्लॉज 1 यही है कि अगर वो गिल्टी है और एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर मोर देन 6 मंथ तो इधर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है सारा पर्टिकुलर पोर्शन जो है मिसकंडक्ट का, वो मिसकंडक्ट का पोर्शन हमने समझा। अब इसके जो है रेलेवेंट हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोलना चाह रहा है कि कमेंट विद रेफरेंस टू सीए एक्ट शेड्यूल डी, जो प्रैक्टिसिंग सीए है, एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डी इज अ प्रैक्टिसिंग सीए जो एग्जामिन कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑफ वन ऑफ हिज क्लाइंट टू ऑब्टेन कैश क्रेडिट फैसिलिटी। बैंक ने सैंक्शन कर दिया कैश क्रेडिट फैसिलिटी 60 लाख का, कंसिक्वेंट टू सैंक्शन ऑफ लोन बाय बैंक ही चार्ज फीस 60,000 बेस्ड ऑन 1% ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो सबसे पहले वो प्रॉस्पेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर वो एग्जामिन कर रहा है तो ये, ठीक है, प्रॉस्पेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कर रहा है मतलब ये एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स में इन्वॉल्व है, एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स में इन्वॉल्व है और फीस भी चार्ज कर रहा है 1% ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो क्या ये फंड रेजिंग सर्विसेज, दोनों चीज़ आ जाती है। चलो देखते हैं। क्लॉज 3 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल, फंड रेजिंग सर्विसेज क्लॉज 10 में कवर है फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में, ठीक है। तो रेगुलेशन 192 आ जाता है शायद तक इसका, रेगुलेशन 192 राइट। चलो
तो क्लॉज 3 यही है कि सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो इफ यू परमिट, अगर वो अपना नाम या फर्म का नाम यूज़ करता है इन द कनेक्शन विद एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, जो कंटिजेंट ऑन फ्यूचर ट्रांजेक्शन है, और इस तरीके से वो यूज़ करा है अपना नाम, ठीक है, यूज़ इफ यू परमिट हिज नेम और नेम ऑफ फर्म टू यूज़ इन कनेक्शन, और इस तरीके से अपना नाम इन कनेक्शन यूज़ कर रहा है विच लीड टू बिलीव, जिससे एक बिलीफ क्रिएट हो दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, ठीक है, तो विच लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, कि फोरकास्ट की एक्यूरेसी, ही वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, तो ऐसे केस में गिल्टी है। ऐसे ही 3400 में एग्जामिनेशन अगर आप कर रहे हो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो आपको ये 4 पर्टिकुलर पॉइंट्स डालने पड़ते हैं, वो आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ठीक है, फिर अपन ने ये पॉइंट पढ़ा था क्लॉज 10 में कि पर्सन प्रैक्टिस सी इन प्रैक्टिस, क्लॉज 10 ऑफ पार्ट 1 प्रोहिबिट ऑफ सी इन प्रैक्टिस टू चार्ज और ऑफर टू चार्ज और एक्सेप्ट एनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट fees which are based on percentage of profit which are contingent upon findings and result of employment. तो however ये डिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है where such payment is permitted by the regulation, अगर पेमेंट परमिटेड है तो ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब Mr. D shall be deemed to be guilty of professional misconduct by virtue of clause 10 of the first schedule as he charges fees on percentage of cash credit facility। तो क्लॉज 10 में इधर गिल्टी नहीं है, डीम टू बी गिल्टी है क्योंकि परसेंटेज ऑफ ऐसी चार्ज फीस परसेंटेज ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन वो चार्ज कर रहे हैं, तो वो क्लॉज 10 में गिल्टी, पर वो क्लॉज 3 में गिल्टी नहीं है, ठीक है। अगर वो अपना नाम यूज़ करें इन द एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग विच में लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी, तो वो गिल्टी नहीं है। अगर ऐसे ही 3400 के अकॉर्डिंग इसने अगर 4 और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिए तो, ठीक है, ओके। फिर आता है बात कि Mr. X, a partner of X and Company Chartered Accountant, has complied and signed the balance sheet of Falls Limited for submission to the bankers of the company. X also complied and signed at the request of the company another balance sheet. Another balance sheet sign कर दी inflating the value of 20%, ठीक है, for submission of term lending institution. Both the balance sheet were not in conformity with the books of account maintained by the company, as they were not up to date. Comment on the liability, comment on the X liability. सबसे पहले क्लॉज 5 में गिल्टी हो गया इफ यू फेल टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट जो उसको पता थे, एंड बट ठीक है, तो इफ यू फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम विच इज नॉट डिस्क्लोज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डिस्क्लोजर ऑफ विच इज नेसेसरी ना, फेल टू डिस्क्लोज बट डिस्क्लोज करना तो जरूरी था उसका, टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग वेयर ही इज कंसर्न इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। फिर क्लॉज 6 की बात कर दी कि इफ ही फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो उसको पता थे अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ विच इज कंसर्न इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो ठीक है, इन्फ्लेटिंग द वैल्यू, तो एक अनादर बैलेंस शीट साइन कर रहा है सबसे पहले, तो इन्फ्लेटिंग द वैल्यू, और दोनों कन्फर्मेटी नहीं कर रहे बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो एक तो इन्फ्लेटिंग द वैल्यू हो गया टू इधर गिल्टी, और दोनों कन्फर्मेटी नहीं कर रहे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन द प्रेजेंट केस हो गया। कंक्लूजन, एक्स वुड बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो एक्स वुड हेल्ड गिल्टी अंडर क्लॉज 5 and 6 ऑफ पार्ट 1, ठीक है। एज मिस्टर एक्स हैज कंप्लाइड द 2 डिफरेंट बैलेंस शीट फॉर द सेम डेट, मिस्टर एक्स ने कंप्लाई किया 2 डिफरेंट बैलेंस शीट फॉर द सेम डेट विदाउट रेफरेंस टू एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, तो एक्स हैज कंप्लाइड द 2 डिफरेंट बैलेंस शीट फॉर द सेम डेट विदाउट रेफरेंस टू द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, विदाउट रेफरेंस टू द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि वो कंप्लाई नहीं हो रहे ना बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो क्योंकि क्वेश्चन में भी ये बोल के रखा है, क्वेश्चन में भी क्या बोल के रखा है कि बोथ द बैलेंस शीट वर नॉट इन कन्फर्मिटी विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट इन कन्फर्मिटी विद द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यही बोल के रखा है इसमें कंक्लूजन में भी, कि कंक्लूजन में क्या बोल के रखा है कि विदाउट रेफरेंस 2 बैलेंस शीट बनाए विदाउट रेफरेंस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट एज फॉर द क्लॉज 5 ही फेल्ड टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट जो नोन टू हिम, एज फॉर क्लॉज ही फेल्ड टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ना तो मटेरियल फैक्ट उसने डिस्क्लोज करे जो उसको पता थे, या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी उसने रिपोर्ट नहीं करी। मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज होते हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिपोर्ट होती, उसने दोनों चीज़ें नहीं करी, कन्फर्मिटी भी नहीं थी और 20% इन्फ्लेटेड पे भी दिखा रहा है। Comment on the following, ठीक है, a practicing chartered accountant was appointed to represent a company before tax authorities.
अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड। देखते 108 का ही आंसर है क्या, एक मिनट, 139 के बाद कौन सा पेज आ रहा है, 140, ठीक है। तो अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट अ कंपनी बिफोर टैक्स अथॉरिटीज, कि उसको टैक्स अथॉरिटी के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। ही सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, उसने क्लाइंट के बिहाफ पे सर्टेन इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सबमिट करी जो फॉल्स और मिसलीडिंग निकल गई। तो भाई इधर जो रिप्रेजेंटेशन किया है वो क्लाइंट के बिहाफ पे करा है, ठीक है, और वो जो काम कर रहा है वो एक रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो विच इज फॉल्स एंड मिसलीडिंग, और तो रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है टैक्स अथॉरिटीज को, ठीक है। तो इधर जो है मटेरियल फैक्ट और मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो इधर बता दिए, ठीक है, बट इधर अगर बात करें तो इधर गिल्टी नहीं है, इधर गिल्टी नहीं है। क्यों नहीं गिल्टी है, क्योंकि इधर गिल्टी नहीं है क्योंकि ये तो रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है, सिंस ये रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है तो ऐसे केस में ये गिल्टी नहीं है। तो डी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस वाज अपॉइंटेड बाय रियल्टी लिमिटेड टू रिप्रेजेंट इट्स केसेस बिफोर जीएसटी अथॉरिटी इन द कोर्स, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ही सबमिटेड सर्टन स्टेटमेंट एज वेल रिटर्न और ओरल, लेटर ऑन फाउंड टू बी फॉल्स, तो फेल टू डिस्क्लोज। फिर आती है बात कि मिस्टर फेयर, अ प्रैक्टिसिंग सीए, वाज अपॉइंटेड टू कैरी आउट द बैलेंस शीट ऑडिट ऑफ एनपीओ, द इंटरनल ऑडिटर डिटेक्टेड सर्टन इरेगुलरिटीज। तो वही बात आती है कि इरेगुलरिटी इंटरनल ऑडिटर ने डिटेक्ट करी है एट वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको बोलना पड़ेगा कि भैया वन ऑफ द ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर ने डिटेक्ट करा है, तो इंटरनल ऑडिटर का स्कोप अलग है, तो इसको स्कोप होता है इन डेप्थ चेक करना। तो कल को इरेगुलरिटी मिल सकती है, दैट डजंट मीन कि उसने ड्यू डिलिजेंस अडॉप्ट नहीं किया या ग्रॉसली नेग्लिजेंट था, राइट। तो statutory auditor, he is not required to check the matter relating to branch in depth. The statutory auditor is not required to check the matter relating to branch in depth. तो कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। सर्च हुआ है सेक्शन 132 में, तो सर्च अंडर सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन प्रीमाइस ऑफ लीडिंग मर्चेंट, और डिस्कवरी हो रही है 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की, ठीक है, 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है। वन में तो सारी इनकम करेक्टली रिकॉर्डेड है और सेकंड में लिमिटेड इनकम रिकॉर्डेड है। सीए ने इशू करी ऑडिट रिपोर्ट ऑन द बेस ऑफ सेकंड सेट, वुड योर आंसर भी डिफरेंट। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि सीए ने सेकंड सेट के ऊपर अपना ओपिनियन दिया, क्या आपको ओपिनियन आंसर डिफरेंट होगा इन द इफ द फर्स्ट सेट ऑफ अकाउंट्स बुक कैरीड एविडेंस, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द फर्स्ट सेट ऑफ अकाउंट्स बुक कैरीड एविडेंस of checking by the CA. What would be your answer if the first set of account books carried evidence of checking by CA? ठीक है, तो what would be your answer if the first set of account books carried evidence of checking by the CA? तो अगर फर्स्ट सेट में भी अगर एविडेंस दिख रहा है कि सीए ने चेक करा है तो ऐसे केस में फिर गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक पे ही ओपिनियन दिया। पर देखा जाए तो अभी गिल्टी नहीं है, क्योंकि उसको तो उसके सामने जो बुक्स रखी हुई थी उसके रिस्पेक्ट में उसने ओपिनियन दे दिया। तो क्लॉज 7, अब ये ना 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो मटेरियल फैक्ट और मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात नहीं है, इधर ग्रॉसली नेग्लिजेंट की बात है, ठीक है। तो एज पर क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1, इन द प्रेजेंट केस इट हैज फाउंड दैट द क्लाइंट हैज मेंटेन 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, वो क्लॉज 7 बता दिया 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है। इन द फर्स्ट केस ही वुड नॉट बी डीम्ड टू बी गिल्टी, ठीक है, पर इन द सेकंड केस ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर वो अवेयर होगा कि फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनी है और फिर भी वो सेकंड सेट पे ओपिनियन दे रहा है, तो वो बहुत ही ग्रॉसली नेग्लिजेंट वाली बात हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। CS हेड हु कंडक्टेड द ABC ऑडिट ऑफ अ मराठी डेली न्यू एरा सर्टिफाइड द सर्कुलेशन फिगर्स। अब सर्टिफाई क्या किया है उसने, सर्कुलेशन फिगर्स बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट MIS रिपोर्ट विदाउट एग्जामिनिंग द अकाउंट। MIS के बेसिस पे उसने रिपोर्ट ही सर्टिफाई कर दी, ठीक है। उसने जो सर्टिफाई करा है सर्कुलेशन फिगर्स ऑफ द ऑन द MIS बेसिस विदाउट एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो उसने मैगजीन के सर्कुलेशन फिगर्स का एग्जामिन करें। तो सबसे पहले ये सारी यही चीज़ें कि डेटा अपेयरिंग इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग की सेकंड क्वेश्चन में देखे जेड प्रैक्टिसिंग CS है, उसने सर्कुलेशन सर्टिफिकेट इशू करा ऑन अ पीरियोडिकल ऑन द बेसिस ऑफ आउटवर्ड मेमोज के बेसिस पे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बेसिस पे, या सर्टिफाइड द सर्कुलेशन ऑन विदाउट एग्जामिनिंग द अकाउंट। एक बार तो ऐसा हो गया कि इसने रिकॉर्ड ही एग्जामिन नहीं करे,
या बोल सकते हैं सर्टिफिकेट द सर्कुलेशन बाय नॉट लुकिंग इनटू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कोई एग्जामिन ही नहीं करे उसने, एविडेंस भी उसने एग्जामिन नहीं करे, ठीक है। और एंड बाय नॉट केयरिंग टू एसेर्टेन हाउ मेनी कॉपीज सोल्ड या पेड फॉर, ये जो है मैगजीन के सर्कुलेशन फिगर्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर सर्टिफिकेट CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he certifies submit in his name or the name of his firm or report of an examination of financial statement unless the examination of such financial statement and related record has been made by him or by partner or an employee in his firm or by another CA in practice। तो CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct अगर वो सर्टिफाई करता है, सबमिट कर रहा है अपने नाम पे या फर्म पे नाम पे। तो अगर सर्टिफाई कर रहा है, सबमिट कर रहा है अपने नाम पे, फर्म के नाम पे, रिपोर्ट ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट unless the examination of such statement or related record has been made by him or by partner, employee or another CA in practice। और क्लॉज 7 क्या बोलता है? अब क्लॉज 2 में अगर बात करें, सर्टिफाई सबमिट अपने नाम पे या फर्म, अपने नाम पे या फर्म के नाम पे सर्टिफाई कर रहा है, अपने नाम पे या फर्म पे नाम पे रिपोर्ट ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर्टिफाई कर रहा है अपने नाम पे या फर्म के नाम पे रिपोर्ट ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। unless the examination of such statement and related record made by him unless such examination of statement or related record made by him, partner, employee, जो भी है, ठीक है। और क्लॉज 7 क्या बोलता है कि CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct अगर उसने ग्रॉसली नेग्लिजेंट या ड्यू डिलीजेंस अप्लाई नहीं करा तो। और CA 8 क्या बोलता है कि CA in practice fails to obtain sufficient information to warrant the expression of an opinion or its exceptions are sufficient material to negate the expression of opinion, ठीक है। अब इन द प्रेजेंट केस में Z ने एक्सरसाइज नहीं करा ड्यू डिलीजेंस एंड इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी सिंस ही सर्टिफाइड द सर्कुलेशन फिगर्स विदाउट एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड। अब वो सर्कुलेशन फिगर्स को सर्टिफाई कर रहा है विदाउट एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स। अब बात ये है कि वो सर्कुलेशन फिगर्स को सर्टिफाई कर रहा है विदाउट एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो सर्कुलेशन फिगर्स को सर्टिफाई कर रहा है विदाउट एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, इधर तो इसने ग्रॉसली नेग्लिजेंट है, ठीक है। उसने ड्यू डिलीजेंस भी ग्रॉसली नेग्लिजेंट है, उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिए, तो 8 में भी धरा गया, तो उसको बेसिक रिकॉर्ड्स तो देखने चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि वो 2 में भी गिल्टी होगा क्या? तो हाँ, 2 में भी गिल्टी होगा वो। तो क्या बोल के रखा है? ही शुड नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड डेटा और ओपिनियन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो उसको अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए बिफोर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड डेटा और इधर हमको समझना पड़ेगा कि जो 2, 7 और 8 सब चीज़ें जो है, तीनों जो है साथ में ही चलते हैं, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन नंबर 16, तो एक क्वेश्चन ये भी है, ओके। तो अगला क्वेश्चन आता है कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज द ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड। तो ए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वाज द ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 द इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी 10 लाख इन सेम अमाउंट इन दिन लास्ट ईयर, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द कंपनी इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 25,000 के थे, बट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज इन्फ्लेटेड फॉर द पर्पज ऑफ बैंक लोन। अब क्या करें? अब ऐसे केस में क्या करें, ठीक है। तो क्या बोल के रखा है कि एज पर क्लॉज 2, क्योंकि इधर पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट अपेयर हो रहा है बैलेंस शीट के अंदर एंड सेम अमाउंट जो लास्ट ईयर में था, लेटर ऑन जो है इन्वेस्टमेंट से 25,000 के निकले हैं। अब क्लॉज 2 कैसे हो गया? क्लॉज 2 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct अगर वो सर्टिफाई कर रहा है, सबमिट कर रहा है इन हिज नेम या फर्म के नेम पे रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये जो एग्जामिनेशन है अनलेस द एग्जामिनेशन, रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनेशन की भैया एग्जामिनेशन करा है और उस पर रिपोर्ट दे रहा है, राइट। अनलेस द एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट और रिलेटेड रिकॉर्ड मेड बाय हिम, पार्टनर, एम्प्लॉय या अनदर CA, अनलेस सच एग्जामिनेशन हैज बीन डन बाय हिम, पार्टनर, एम्प्लॉय या अनदर CA। फिर ये क्लॉज 2 हो गया, ठीक है। फिर क्लॉज 7, क्योंकि क्लॉज 7 इसके लिए क्योंकि वो ड्यू डिलीजेंट था नहीं, वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट था और उसने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं करे, तो ही फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ही डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंस इन द कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज। तो अब बात यह है कि प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन, फिजिकल वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की रहती है, पर ऑडिटर की ड्यूटी रहती है कि वेरीफाई करना फिजिकल एग्जिस्टेंस
and valuation of investment at least on the day of accounting year, at least on the last day. In the instance case, it appears that the auditor failed to confirm the value of investment from any proper source. तो अब प्रॉपर सोर्स से लग रहा है कि ऑडिटर जो है फेल टू कंफर्म द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाया, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंफर्म नहीं कर पाया फ्रॉम द प्रॉपर सोर्स, ठीक है, और अपना ओपिनियन दे दिया, और सिंपली रिलाइड ऑन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. जैसे केस में मिस्टर हे लायबल फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर 278 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल. अच्छे क्वेश्चन है इसमें, हाँ राइट, अच्छे क्वेश्चन है. ओके, साथ ही बात क्वेश्चन नंबर 127 की. एक्स जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो एक्स इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू स्टडी submitted by the article assistant. The ex-practicing chartered accountant in an application for permission to study submitted by article assistant to the council has confirmed that the normal working hours of office जो है वो 11 से 6 है, and the hours during which the article assistant was required to attend classes 7 से 2:30, and according to the information from the college, ठीक है. तो जब कॉलेज से इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि आर्टिकल असिस्टेंट जो है अटेंड करता है कॉलेज 10 से 1:55. तो एक्स जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू स्टडी सबमिटेड बाय हिज आर्टिकल असिस्टेंट टू द काउंसिल. तो एक्स जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू स्टडी, इन एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू स्टडी सबमिटेड बाय द आर्टिकल असिस्टेंट टू द काउंसिल has confirmed that. So X, a practicing chartered accountant in an application for permission to study submitted by his article assistant to the council, has confirmed that normal working hours of his office जो है 11 से 6 and hours during which article assistants were required to attend class 7 से 9:30. अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन अगर कॉलेज से मिले तो आर्टिकल असिस्टेंट तो अटेंड करता है कॉलेज 10 से 1:55 ऑन ऑल वीकडेज. And about the article assistant attending the class even during office hours, X plead the ignorance. अब इधर क्या हो रहा है कि आर्टिकल असिस्टेंट ऑफिस के टाइम भी क्लास जा रहा है, और जो एक्स है उसने इन्फॉर्मेशन क्या फर्निश करी है कि 11 से 6 इसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स है और 7 से 9:30 वो क्लास जाता है. तो अब एक्स प्लीडेड द इग्नोरेंस, और एक्स को अब एक्स बोल रहा है कि प्लीज़ ये जो गलती है उसको इग्नोर कर दिया जाए. अब पॉइंट ये है, फेल टू ऑब्जर्व द रेगुलेशन एज पर क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, मेंबर शैल बी गिल्टी इफ यू कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन, ठीक है, इफ कॉन्ट्रावीन द प्रोविजंस, ठीक है, रेगुलेशन और गाइडलाइन. और क्लॉज 3 क्या बोलता है, जो सेकेंड शेड्यूल पार्ट 2 का क्लॉज 1 बोलता है. सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 2 का क्लॉज 3 क्या बोलता है, डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो इंक्लूड कर रहा है कोई सी सिर्फ स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन, रिटर्न और फॉर्म, ठीक है. तो अगर वो इफ़ ही इंक्लूड इन एनी इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर रहा है, particularly known to be false, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर रेगुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इम्पार्ट प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक सर्कुलर इशूड which guides on timing for training of articleship. In the instant case, article must have not attending office on a regular basis, and the explanation of a chartered accountant cannot be accepted. It is quite likely that the article clerk would be availing leave quite often and coming late to the office. X knew about the college timing. X को पता था college timing के बारे में office article assistants, and he had given information to the institute knowing to be false. उसको information पता थी, ठीक है, बट फिर भी उसने इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करी, ठीक है. तो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी तो उधर फंस गया ये, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी तो 3 पे फंस गया, और इनफैक्ट उसको प्रॉपर ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है, तो उसने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया गाइडलाइंस का, प्रोविजन, रेगुलेशन और गाइडलाइंस का, क्योंकि इसके लिए रेगुलेशन बना हुआ है स्पेसिफिक, और रेगुलेशन इसने फॉलो नहीं करा. तो रेगुलेशन इसने फॉलो नहीं करा तो बकायदा ये उधर फंस गया. एज एन आर्टिकल मैं एज अ सीए अगर मैं किसी आर्टिकल को प्रॉपर ट्रेनिंग इम्पार्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसमें भी गिल्टी हूँ, ठीक है. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्पार्ट प्रॉपर ट्रेनिंग, वो स्पेसिफिक सर्कुलर इशू करा था ऑन द टाइमिंग ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है. अब एक और CA in practice on the requisite form that the article assistant was undergoing training where he is also employed in a company between 10 to 6. The monthly salary is 17,000 and attend the office of chartered accountant until 7 PM. Thereafter until 7 PM.
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस को अटेंड करता है। अब वही है कि इम्पार्ट करनी पड़ती है प्रॉपर ट्रेनिंग, एक पर्टिकुलर टाइम इशू करा गया है, उस टाइम के रिस्पेक्ट में आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो रेगुलेशन का कॉन्ट्रावेंशन उधर हो गया और आपने इन्फॉर्मेशन फॉल्स सबमिट करी तो उधर आप चले गए। ठीक है, ठीक है। तो उसने एक फॉर्म की लिखा ना, स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन रिटर्न और फॉर्म, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस सर्टिफाइड इन रिक्विजिट फॉर्म दैट आर्टिकल असिस्टेंट वाज अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद हिम। ठीक है, तो इधर अगर अपन बात करें तो क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल, अ मेंबर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो कॉन्ट्रावेंट करता है प्रोविजन एक्ट और रेगुलेशन, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर रेगुलेशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इम्पार्ट प्रॉपर ट्रेनिंग। और ये एक्सपेक्टेड है टू इम्पार्ट प्रॉपर ट्रेनिंग, कि प्रॉपर ट्रेनिंग उसको देना है, ये तो एक्सपेक्टेड है, देना ही चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू इम्पार्ट प्रॉपर ट्रेनिंग। क्लॉज 3 क्या बोलता है, अ मेंबर इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो इंक्लूड करता है स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन रिटर्न ऑन फॉर्म सबमिटेड टू इन्फॉर्मेशन, अगर वो इंक्लूड करता है एनी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न ऑन फॉर्म जो सबमिट हो रहा है, एनी पर्टिकुलर, अगर वो इंक्लूड करता है एनी पर्टिकुलर नोइंग टू बी फॉल्स, तो सिर्फ स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन रिटर्न ऑफ फॉर्म में कोई सा पर्टिकुलर वो इंक्लूड करता है नोइंग टू बी फॉल्स, तो फॉल्स अगर वो इंक्लूड करता है तो ऐसे केस में जो है वो गिल्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इन द इंस्टेंट केस देखा जाए तो आर्टिकल रेजिस्टेंस नॉट अटेंडिंग द ऑफिस ऑन द टाइमली बेसिस and the explanation of the CA that the article resistance was on audit of the company cannot be accepted particularly। तो इंस्टेंट केस में देखा जाए तो आर्टिकल रेजिस्टेंस को तो कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है ऑफिस ऑन अ टाइमली बेसिस, and the explanation of the chartered accountant that article assistance was on audit of the company cannot accepted particularly in view of the fact that article assistance is getting monthly salary। ठीक है, तो क्या बोला है कि explanation of CA that the article assistance was on audit of a company cannot be accepted particularly in a view of the fact that the article assistance is getting monthly salary from that company। तो उस कंपनी से मंथली सैलरी मिल रही है तो उस कंपनी में तो वो काम करता ही होगा। तो कल को अगर आपने बोला कि वो ऑडिट करने जा रहा है, तो भाई अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आप ऑडिट करने कैसे जा सकते हो, मतलब आप गलत बोल रहे हो, आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। अब काउंसिल जनरल गाइडलाइन है, मिस्टर शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इन विच वाइफ इज अ डायरेक्टर होल्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। वाइफ रिलेटिव, ठीक है, डायरेक्टर होल्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो वाइफ इज अ डायरेक्टर होल्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब क्या करें, तो सबसे पहले इधर बात आती है क्लॉज 4 की। तो क्लॉज 4 क्या बोलते हैं, तो क्लॉज 4 की बात कैसे आई, लेट वी सी क्लॉज 4 की बात इधर कैसे आई, क्योंकि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच ही फर्म पार्टनर हैज़ अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो यही आगे ना बात, ही फर्म पार्टनर हैज़ अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, और रिलेटिव भी कवर है, ठीक है। सिंस इधर रिलेटिव भी कवर है तो क्लॉज इधर इसमें ठीक है, रिलेटिव को तो काउंसिल जनरल गाइडलाइन 2008 से कवर करके रखा था। इधर देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि इधर ही फर्म या पार्टनर का जो है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो अगर उसकी फर्म का पार्टनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और मैं उधर जो है अपना ओपिनियन दे रहा हूँ तो मैं गिल्टी हूँ। चैप्टर 4 ये बोलता है कि रिलेटिव भी कवर है। फर्दर प्रोवाइडेड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस और इंटरप्राइज, तो उसको शैल नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस और इंटरप्राइज इन विच वन और मोर पर्सन हु आर हिज रिलेटिव विद इन द मीनिंग ऑफ AS 18 आइदर बाय देमसेल्फ और इन कंजंक्शन विद सच मेंबर, कुछ या साथ में जिनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब इधर बात आती है 141(3) के F की। Required that person shall not be eligible for appointment as an auditor of a company whose relative is a director or is in employment। तो रिलेटिव डायरेक्टर है और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो डायरेक्टर हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो चैप्टर 4 भी आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से जो है इधर पॉइंट हुआ है कि और नॉन कंप्लायंस। ठीक है, और फिर बात आती है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ 139, 140, 141, क्योंकि ओपिनियन तो नहीं दे सकता, तो नॉन कंप्लायंस ऑफ 139, 140, 141 अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन द गिवन केस। शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर्टिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इन विच वाइफ इज अ डायरेक्टर। ठीक है, तो इन विच वाइफ इज अ डायरेक्टर विद द सब्सटैंशियल इंटरेस्ट।
तो 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे वाइफ डायरेक्टर है विद सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब डायरेक्टर है तो 141 का 3 का एफ आ गया और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो क्लॉज 4 आ गया। तो ऐसे केस में मिसकंडक्ट हो गया। पी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ एल प्राइवेट लिमिटेड। क्यू ब्रदर ऑफ पी हैज़ अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब जो क्यू है, जो पी का ब्रदर है, उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। इधर वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था, इधर क्यू का ब्रदर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अगर देखा जाए तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आ गया है तो क्लॉज 4 तो आ जाना चाहिए। डायरेक्टर होता तो 141(3) का एफ आ जाता। डायरेक्टर होता तो बाकायदा 141(3) का एफ आ जाता, पर उधर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की बात है तो चैप्टर क्लॉज 4 आएगा, साथ ही साथ चैप्टर 4 भी आएगा और फिर 141(3) का डी आ गया। इधर 141(3) का एफ नहीं आया, इधर 141(3) का डी आ गया, क्योंकि इधर क्या बोल रहे हैं कि होल्डिंग हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। उधर वाइफ का भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था, इधर इसका भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। इधर 141(3) का डी आ गया कि पर्सन, ठीक है, 141(3) का डी आ गया कि अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इफ हिज रिलेटिव इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ 139, 140, 141 अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ 139, 41, 41, 41 है तो अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। क्यों तो रिलेटिव है जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इन एल प्राइवेट लिमिटेड, तो जो है पी कैन नॉट कंडक्ट द ऑडिट। क्यू रिलेटिव है, हैज़ अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द एल। अगर क्यू का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो ऐसे केस में तो पी ऑडिट ही नहीं कर पाएगा उस कंपनी का। अब आती बात, गिव योर कमेंट विद रेफरेंस टू द सीए एक्ट। मिस्टर एम अ डायरेक्टर ऑफ XYZ, मिस्टर एम अ डायरेक्टर ऑफ XYZ हैविंग 15% शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। जो एम है डायरेक्टर ऑफ XYZ हैविंग 15% शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। ड्यूरिंग 2018 कंपनी अपॉइंटेड CAN जो एम का स्पाउस है एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब एम डायरेक्टर है, उसने स्पाउस को अपॉइंट किया एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका ही रिलेटिव उस कंपनी में डायरेक्टर है, किसी का रिलेटिव उस कंपनी में डायरेक्टर है तो 141(3) का आ जाना चाहिए एफ। 141(3) का एफ आ जाना चाहिए। देखते 141(3) का एफ आ जाए कि 141(3) का एफ तो आया। और एक्सप्रेस कर रहा हूँ ओपिनियन तो क्लॉज 4 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्सप्रेस कर रहा हूँ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच ही इज फर्म और अ पार्टनर इन द फर्म हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो क्लॉज 4 में तो ये बोलते हैं कि ही हिज फर्म और पार्टनर हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब इधर क्वेश्चन में देके रख रहा है कि मिस्टर एम डायरेक्टर है हैविंग 15% शेयर होल्डिंग। ठीक है, इधर डायरेक्टर की 15% शेयर होल्डिंग है, तो एम इज ए डायरेक्टर हैविंग 15% शेयर होल्डिंग। और जो एन है वो एम की स्पाउस है। ठीक है, तो ऐसे केस में एम हो जाता है रिलेटिव। रिलेटिव है तो चैप्टर 4 कवर हो जाएगा। ठीक है, और अब वो डायरेक्टर भी है और 15% शेयर होल्डिंग है। और साथ ही साथ जो नॉन कंप्लायंस हुआ है 139, 140, 141 का अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इन द प्रेजेंट केस एम डायरेक्टर है ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड एन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एम की स्पाउस है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दो एम नॉट होल्ड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब एम इधर होल्ड नहीं करता, 15% शेयर होल्डिंग इज नॉट अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड शुड नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर वेयर इज वाइफ एम इज अ डायरेक्टर। तो जहाँ पे वाइफ अगर डायरेक्टर है तो ऐसे केस में एम को जो है एम को शुड नॉट एक्सेप्ट द ओपिनियन एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, अब मिस्टर ए हैज़ बीन अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। A has been appointed statutory auditor of a private limited company where his sister's husband is having 75% ownership. तो A अपॉइंट हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिटर जहाँ पे इसकी स्पाउस की सिस्टर का हस्बैंड जो है वो अपॉइंट हुआ है इज हैविंग 75% ओनरशिप। तो सिस्टर का हस्बैंड कवर नहीं है रिलेटिव में और उसकी 75% ओनरशिप है। सो व्हाट, अगर वो रिलेटिव नहीं है, ठीक है, तो क्या बोल के रखा है, अगर वो रिलेटिव नहीं है तो ऐसे केस में अब हम क्या करें। ठीक है, तो समझते पहले कि रिलेटिव है कि नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिलेटिव हो गया तो ऐसे केस में 75% ओनरशिप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आ जाता है। अगर रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो 141(3) डी भी आ जाएगा। ठीक है,
साथ ही साथ क्लॉज 4 तो आएगा ही आएगा, रिलेटिव है तो चैप्टर 4 की भी बात तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो 141(3) का डी भी आएगा और क्लॉज 9 भी आएगा। तो क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, इफ ऑडिटर एक्सप्रेस करा ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज इन विच ही फर्म पार्टनर हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, उसका उसकी फर्म का पार्टनर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो ही इज कमिटिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब इधर तो रिलेटिव है, तो काउंसिल जनरल गाइडलाइन स्पेसिफाई करता है कि मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज इन विच वन और मोर पर्सन हु आर रिलेटिव विद इन द मीनिंग ऑफ AS 18। तो काउंसिल जनरल गाइडलाइन स्पेसिफाई दैट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस और एंटरप्राइज इन विच वन और मोर पर्सन who are his relative within the meaning of AS 18 either by themselves or in conjunction with such member substantial interest in the business of an enterprise। अब AS 18 क्या होता है? द टर्म रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल में स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर हु मे बी expected to influence or be influenced by that individual in his or dealing with the reporting enterprise। 141(3) भी बोल दिया कि अगर पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, अगर वो उसका रिलेटिव या पार्टनर होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, अगर वो होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, अगर वो होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन दी कैश इन दी कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और डिस्क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। हाउएवर रिलेटिव होल्ड कर सकता है फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। इन द प्रेजेंट केस जो है ए क्वालिफाइड है क्योंकि सिस्टर्स हस्बैंड जो है, स्पाउस सिस्टर्स हस्बैंड जो है वो रिलेशनशिप कवर नहीं है AS 18 में एंड 277 में। ये अपना हो गया। और फिर आती बात क्वेश्चन नंबर 153 की, तो क्या बोलता है कि इज देयर एनी मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ द लिस्टेड कंपनी। एक मिनट, ये इधर कवर है क्या 199 और 206? ओके, ये भी कवर है चलो ये इसमें ही कवर है। इज देयर एनी मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ द लिस्टेड कंपनी, ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इन विच डी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ डायरेक्टर, मेंशन द नेम डी एज अ डायरेक्टर। वहाँ पे मेंशन करता है द नेम डी एज अ डायरेक्टर, वो ऑफर डॉक्यूमेंट में बढ़ता है अलॉन्ग विद दिस वेरियस प्रोफेशनल अटेनमेंट एंड स्फीयर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो क्या बोला है? ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, फंड रेस करना है, ऑफर डॉक्यूमेंट है लिस्टेड कंपनी का इन विच दी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ डायरेक्टर, वो लिस्टेड कंपनी जहाँ पे वो डायरेक्टर है मेंशन कर रहा है अपना नाम डी एज अ डायरेक्टर अलॉन्ग विद प्रोफेशनल अटेनमेंट एंड स्फीयर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो अगर अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट दे रहा है तो इफ अ पब्लिक कंपनी CA इन प्रैक्टिस एज अ डायरेक्टर इशू अ प्रोस्पेक्ट और गिव एन अनाउंसमेंट दैट गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट CA एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन एंड नॉलेज। तो अगर अपन ने क्या पढ़ा है कि अगर डायरेक्टर जो है इशू करता है प्रोस्पेक्टस या अनाउंसमेंट दे रहा है दैट गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट CA एक्सपर्टीज, उसका एक्सपीरियंस उसका नॉलेज इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है अंडर क्लॉज 6 and 7, क्योंकि डायरेक्टर की बात। बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग COP and having 4 article clerk registered under him accept appointment as a full time lecturer in a college, उसने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करा एज अ फुल टाइम लेक्चरर इन अ कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो ही बिकम अ पार्टनर विथ हिज ब्रदर, ब्रदर के साथ पार्टनर बन गया बिजनेस में, तो ब्रदर के साथ पार्टनर बन गया तो क्लॉज 11 में परमिशन लेनी थी, उसने परमिशन ली नहीं तो उधर गिल्टी हो गया। और 4 आर्टिकल क्लर्क है उसने लेक्चररशिप ली, तो सबसे पहले ब्रदर के साथ पार्टनर बन गया, तो पार्टनर ब्रदर के साथ बन गया, वो तो नॉन मेंबर है तो वो उधर क्लॉज 4 में चले गया फर्स्ट शेड्यूल के, क्योंकि नॉन मेंबर के साथ पार्टनरशिप कर ली। बिजनेस है, क्लॉज 11 में परमिशन लेनी थी, लेक्चरर तो बन सकता है, जनरल परमिशन तो दे के रखी है। तो ऐसे केस में क्लॉज 4 में भी गिल्टी हो गया क्योंकि पार्टनरशिप में है, और क्लॉज 11 में इसलिए गिल्टी हो गया, क्योंकि उसने परमिशन नहीं ली बिजनेस की। तो CA इन प्रैक्टिस कैन नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA इन प्रैक्टिस जो है इन द प्रेजेंट केस अगर अपन देखें, चले भाई ये देख लेते, तो क्लॉज 4 बोलता है CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो एंटर होता है पार्टनरशिप में इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन, किसी के साथ भी इंगेज हो रहा है पार्टनरशिप में अदर देन CA इन प्रैक्टिस मेंबर ऑफ अनदर प्रोफेशनल बॉडी, पर्सन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन
पर्सन जिसका रेसिडेंस अब्रॉड है, ठीक है, पर्सन जिसका रेसिडेंस अब्रॉड है वो इंटाइटल्ड टू रजिस्टर एज मेंबर, और पर्सन हुज क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल एज द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग सच पार्टनरशिप। क्लॉज 11 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जो है, अ मेंबर इन प्रैक्टिस इज प्रोहिबिटेड टू इंगेज इन एनी बिजनेस। अ मेंबर इज इन प्रैक्टिस इज प्रोहिबिटेड टू इंगेज इन एनी बिजनेस, वो मेंबर भी प्रोहिबिटेड है कि वो बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकता अदर देन द प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल, ठीक है। तो इन द प्रेजेंट केस जो है सीए इन प्रैक्टिस, in the present case CA in practice entered the partnership with his brother, तो CA in practice जो है enter into a partnership with his brother in a business and accept appointment as a full time lecturer in the college। तो CA in practice entered into a partnership with his brother in a business and accept appointment as full time lecturer in a college which require prior permission of the council। अब फुल टाइम लेक्चरर है कॉलेज में, अब पार्टनरशिप में तो है ब्रदर में इन अ बिजनेस, वो उसकी तो परमिशन लेनी थी, स्पेशल परमिशन। पॉइंट ये है फुल टाइम लेक्चरर हो कॉलेज में तो क्या मेरे को कौन सी परमिशन लगेगी, तो लेक्चरर बनने के लिए प्रायर अप्रूवल तो लगता है, इधर प्रायर अप्रूवल नहीं मिला है तो इधर गिल्टी हो गया, ठीक है। एंड कमेंट द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सीए एक्ट शेड्यूल डेयर टू। ए इज अ पार्टनर ऑफ टू फर्म, ए दो फर्म का पार्टनर है, ABC एंड ए एसोसिएट। देखते हैं कि ओके 161 कनेक्टेड है, ए पार्टनर ऑफ टू फर्म है ABC एंड ए एन एसोसिएट, फॉर मोस्ट ऑफ द ऑडिट हैंडल्ड बाय हिम, द अपॉइंटमेंट इन द नेम ऑफ ABC एंड कंपनी, विजिटिंग कार्ड ऑफ ए कैरीज द नेम ऑफ बोथ द फर्म। तो क्या है, ABC ए दो फर्म का पार्टनर है, मोस्ट ऑफ द ऑडिट यही हैंडल करता है, अपॉइंटमेंट इन द अपॉइंटमेंट इन द नेम ऑफ ABC एंड कंपनी, द विजिटिंग कार्ड ऑफ ए कैरीज द नेम ऑफ बोथ द फर्म। अब अगर अपन क्लॉज 7 की बात करें तो क्लॉज 7 में क्या बोला जाता है, क्लॉज 7 में ये बोला जाता है कि अगर उसने अपना प्रोफेशन अटेनमेंट हाईलाइट किया है, सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो अपना प्रोफेशन अटेनमेंट और सर्विस जो है वो हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, एडवर्टाइज कर रहा है प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विस, और या यूजिंग डेजिग्नेशन की बात कर रहा है, डेजिग्नेशन की बात कर रहा है, यूजिंग डेजिग्नेशन अदर देन सीए और एक्सप्रेशन अदर देन सीए, ठीक है। तो कल को अगर फर्म का नाम विजिटिंग कार्ड में डाला है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वो कोई डेजिग्नेशन थोड़ी ना है, फर्म का नाम तो डाल सकते हैं, पर हाँ डेजिग्नेशन, बट डेजिग्नेशन अदर देन सीए में यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, फर्म का नाम तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई गिल्टी नहीं है इधर, तो नॉट गिल्टी, क्योंकि डेजिग्नेशन, क्योंकि वो डाल सकते नाम, नॉट गिल्टी। अब बहादुर वॉज एन ऑडिटर ऑफ अ फर्म, ठीक है, 162, ठीक है, कवर है 162 भी। बहादुर ऑडिटर of a firm, Manmit Corporation. He retained the books of account and voucher file and failed to hand over the same to the firm, regardless of the repeated request. उसने रिटेन करके रखा है और उसने हैंड ओवर ही नहीं किया फर्म को रिगार्डिंग द रिपीटेड रिक्वेस्ट। इज ही गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल, क्या वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? तो क्लाइंट की बुक को रिटर्न नहीं कर रहा है, तो अपन ने पढ़ा ये तो अदर मिसकंडक्ट में आ जाएगा, ठीक है, तो अदर मिसकंडक्ट में आ ही जाएगा। तो इन द गिवन केस बहादुर फेल टू रिटर्न द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट टू हिज क्लाइंट विदाउट हिज रीजनेबल कॉस्ट, तो ये अदर मिसकंडक्ट में आ जाएगा। बहादुर विल बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट एंड लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 21। अब पॉइंट ये आता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 21 क्या है, ठीक है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 21 ये क्या है, ठीक है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 21, लेट मी सी। अब सेक्शन 21 क्या बोलता है? प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एन एक्ट और ओमिशन। प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट जो होता है, प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड एन एक्ट और ओमिशन प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द शेड्यूल। तो कोई सा एक्ट या ओमिशन करा है प्रोवाइडेड इन एनी एक्ट ऑफ शेड्यूल, बट नथिंग इन कंटेन इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड टू लिमिट और एब्रिज इन एनी वे द पावर कन्फर्ड और ड्यूटी कास्ट ऑन द डायरेक्टर डिसिप्लिन अंडर सेक्शन 21(1). बोल रहा है शैल बी डीम टू बी इंक्लूड एनी एक्ट और ओमिशन प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द शेड्यूल बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल कंस्ट्रूड टू लिमिट इन एनी वे द पावर। ये जो सेक्शन नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड टू लिमिट द पावर कन्फर्ड एंड ड्यूटी कास्ट ऑन द डायरेक्टर डिसिप्लिन अंडर सेक्शन 21 टू इंक्वायर इनटू द कंडक्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अंडर एनी अदर सर्कमस्टेंसेस। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में हमने माना कि वो एक्ट और ओमिशन जो शेड्यूल में देके रखे हैं,
ठीक है, एक्ट और ओमिशन प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द शेड्यूल जो देके रखा है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट है। पर नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, जो ये सेक्शन में बोल के रखा है, ये नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्टिट्यूट टू लिमिट, ये डायरेक्टर को लिमिट नहीं करता है, ये एब्रिज नहीं कर सकता है, ये डायरेक्टर को लिमिट नहीं करता है, उनकी पावर को लिमिट नहीं करता है, जो पावर कन्फर्ट करके रखी है डायरेक्टर और डिसिप्लिन को, उनको लिमिट नहीं कर रहा है। तो इंक्वायर इनटू द कंडक्ट ऑफ अ मेंबर, वो लिमिट नहीं कर रहा है इंक्वायर करने से, मतलब कि वो लिमिट नहीं कर रहा है, मतलब कि वो अलाउ कर रहा है कि आप इंक्वायर करो ऑफ कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अंडर एनी अदर सर्कमस्टेंसेस। कोई सा सर्कमस्टेंसेस मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि कन्वर्सेशन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इंक्वायरी करो इनटू द कंडक्ट ऑफ द मैटर। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल लिमिट द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर। ओके, सो लास्ट फ्यू क्वेश्चन है, राइट? ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन यहाँ तक तो आप पहुँच गए होंगे। ठीक है, तो जब पहुँच गए हैं तो वो अब ख़त्म भी कर ले। तो अजय जो प्रैक्टिसिंग सीए है, विजय अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, रिप्रेजेंट मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अजय एंड विजय एग्री टू हेल्प ईच अदर ऑन द मैटर इन्वॉल्विंग प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। और अकॉर्डिंगली अजय रिकमेंड करता है विजय को उनके टैक्स लिटिगेशंस में, एंड विजय कंसल्ट करता है अजय को सारे मैटर रिलेटिंग टू फाइनेंस। ठीक है, तो अब अजय सीकर एडवाइस ऑन हाउ ही एंड विजय शुड रेम्यूनरेट ईच अदर। तो हाउ ही एंड विजय शुड रेम्यूनरेट ईच अदर, अब पॉइंट ये है कि क्लॉज 2 और क्लॉज 3 तो फंस गया है। ठीक है, तो वो तो अलाउ करता है अजय एंड विजय कैन शेयर द रेम्यूनरेशन विद ईच अदर विदाउट बीइंग एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ठीक है, हाँ, वो बोल रहे हैं कि आप शेयर कर सकते हो रेम्यूनरेशन ईच अदर विदाउट बीइंग एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, एज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज पार्टनरशिप विद एडवोकेट आर परमिटेड इन क्लॉज 2, 3 और 4। तो ठीक है, इसी के हाउ अजय एंड विजय शुड रेम्यूनरेट ईच अदर, तो रेम्यूनरेट कर सकते हैं ईच अदर क्लॉज 2 एंड 3 में, और शेयर कर सकते हैं रेम्यूनरेशन क्लॉज 2 एंड 3 में। ठीक है, अपने रेम्यूनरेशन को भी शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को रेम्यूनरेट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो क्लॉज 2 हो गया, क्लॉज 3 हो गया। ठीक है, हाउ सच रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई, तो क्लॉज 3 ठीक है। ओके, Ajay and Vijay can share remuneration with each other without being entered into a partnership, without being entered into with or without. Okay, my God, तरीके से मैंने पढ़ा नहीं, तो with or without being entered into a partnership. तो ठीक है, with or without being entered into a partnership. तो with or without being entered into a partnership, as sharing of profit as well as partnership with the advocate are permitted in clause 2, 3 and 4. अब वापस आती है बात, सी एन प्रैक्टिस एंटर इनटू पार्टनरशिप विद हिज अंकल, अंकल के साथ पार्टनरशिप में एंटर हो गया टेक्सटाइल बिजनेस में। हाउएवर ही डिड नॉट टेक ऑफ, बस बिजनेस चला नहीं, क्या वो गिल्टी है? अब बिजनेस चला नहीं चला, हमको क्या लेना देना, पर तो बिजनेस में तो एंटर हुआ पार्टनर अंकल के साथ, तो पार्टनरशिप में एंटर हो गया अंकल के साथ, सबसे पहले नॉन मेंबर है, गिल्टी 4 में, वो 11 भी फंस जाना चाहिए कि तेरे को परमिशन भी लेनी थी, परमिशन नहीं ली। तो सी एन प्रैक्टिस कैन नॉट एंगेज इन ए बिजनेस और ऑक्यूपेशन इवन इफ द एग्रीमेंट इज नॉट एक्टेड अपॉन। The mere fact that he entered into participation would constitute misconduct, इसलिए वो misconduct हो जाएगा। अब CA in practice appear on television on budget proposal and was introduced to viewer on the basis of the biodata furnished by him as the senior most partner, Mr. Trick and Tack, a leading firm of CA established in Delhi. See whether there is any professional misconduct. CA in practice appear हो रहा था टेलीविजन में ऑन बजट प्रपोजल, वॉज इंट्रोड्यूस टू द व्यूअर ऑन द बेसिस ऑफ द बायोडेटा फर्निश बाय हिम, जो बायोडेटा उसने दिया था उसके बेसिस पे उसने उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात यही कि वो सीनियर मोस्ट पार्टनर है ट्रिक एंड टैग में, जो एक लीडिंग CA फर्म है इस्टेब्लिश इन दिल्ली इन 1978, सिंस 1978। अब पॉइंट ये आता है कि आप फंस चुके हो, इधर किधर फंस चुके हो, आपने क्लॉज 6 और 7 में फंस चुके हो, क्योंकि आपने टीवी इंटरव्यूज़ में फर्म का नाम भी डिस्क्लोज कर दिया और सॉलिसिटी कर लिया एक तरीके से, और गाइडलाइंस का कर दिया आपने कॉन्ट्रावेंशन। सो सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क, क्लॉज 6 में सी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो सॉलिसिट करता है क्लाइंट का या प्रोफेशनल वर्क का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय CAIP, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और बाय अदर मीन्स, तो अगर वो सॉलिसिट कर रहा है तो इधर सॉलिसिट कर ही रहा था, वो सॉलिसिट कर ही रहा था ना, क्योंकि बता दिया ना सीनियर मोस्ट पार्टनर है, तो 7 में चले गया। सीनियर मोस्ट पार्टनर बताते हैं एडवर्टीजमेंट, प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज, उसने एडवर्टीज कर दिया अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज। लीडिंग फर्म है, सॉलिसिट कर दिया, ठीक है, और इस्टेब्लिश इन दिल्ली सिंस 1978, फर्म का नाम भी बता दिया।
तो गाइडलाइंस इशू अंडर 6/7 permit a practicing member to give a lecture at the forum. He may give their names and describe themselves as CA, but no reference should be made to name, address or the services of the firm. तो ना तो अपना नाम डालना था, ना तो एड्रेस, ना तो सर्विस, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस और फर्म की सर्विसेज डालनी थी, कुछ भी नहीं डालना था ये, फर्म का नेम, एड्रेस और सर्विसेज. इन द गिवन केस रेफरेंस टू फर्म, यूज ऑफ एडजेक्टिव, लीडिंग फर्म, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट का आपने करा है वायलेशन. ठीक है. फिर आती है बात की दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रोट सेवरल लेटर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पॉइंट आउट द सीनियरिटी ऑफ हिज फर्म. और अपनी सीनियरिटी को जेड ने जो है सेवरल लेटर गवर्नमेंट को रोड करे, पॉइंट आउट द सीनियरिटी पॉइंट आउट करे. 7 में गिल्टी, सेवरल लेटर रोड कर रहा है, सेंडिंग करा है लाइफ स्केच और स्टेट करा है ग्लोजेस रिकॉर्ड. तो रोविंग इंक्वायरी 6 में भी कवर हो गया, 7 में भी कवर हो गया, गिल्टी हो गया. XYCA informed selected multinational organization who are not their client. The X and company CA informed their multinational organization who are not their client. ठीक है. तो informed X and company CA informed selected multinational organization who are not their client that Mr. Y, the former partner in charge of taxation of one of the largest accounting firm of the world, has joined them as a partner. तो X and company जो CA है informed the selected मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट देयर क्लाइंट, जो उनके क्लाइंट नहीं है, उसने इन्फॉर्म करा है सिलेक्टेड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को उसने इन्फॉर्म करा है जो उनके क्लाइंट नहीं है, डैट जो वाई है वो फॉर्मर पार्टनर इन चार्ज ऑफ टैक्सेशन वन ऑफ द टैक्सेशन ऑफ द वन ऑफ द लार्ज अकाउंटिंग फर्म ऑफ द वर्ल्ड हैज़ जॉइंड देम एज अ पार्टनर. और ऐसा बताया है कि जो वाई है उन्होंने हमको एज अ पार्टनर ज्वाइन किया है. तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि वाई ने हमको ज्वाइन किया है, एक तरीके से मुझे काम मिल जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म का था, लीडिंग फर्म का था और उसने हमको ज्वाइन किया है. तो ये एक तरीके से सॉलिसिट करना है. ठीक है. तो ऑफ द, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लॉज 6 में गिल्टी हो गया और क्लॉज 7 में भी गिल्टी हो गया. तो इशूइंग सर्कुलर टू पर्सन, तो अब सबसे पहले इन्फॉर्म्ड हु आर नॉट देयर क्लाइंट, तो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं सिलेक्टेड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कि हम तो सर्कुलर दे रहे हैं, हम तो सॉलिसिट कर रहे हैं. ठीक है. हम सिक्योर थोड़ा कर रहे हैं सीए इन प्रैक्टिस से, हम तो सॉलिसिट कर रहे हैं. तो इशूइंग सर्कुलर टू पर्सन हु आर नॉट क्लाइंट बट व्हेन लाइकली रिक्वायर सर्विसेज ऑफ सीए वुड टेंटामाउंट टू एडवर्टीजमेंट. ये तो एडवर्टीजमेंट ही हो गया. सिंस इट इज सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क by making roving inquiry, usage of work, one of the largest accounting firms of the world, and the specialization in taxation. तो ये जो हाईलाइट कर रहा है प्रोफेशनल अटेनमेंट ऑफ सर्विसेज, तो हैंस कंस्टिट्यूट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ओके. फिर आती है बात जूनियर सीए इन प्रैक्टिस. 1 सेकेंड. ओके. A junior CA in practice. Junior CA in practice request in writing to senior member of his profession who is overburdened with the professional work to divert some of his work to him on profit sharing basis. तो जूनियर CA in practice ने रिक्वेस्ट करा कि हमको डाइवर्ट कर दो और प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस. तो जूनियर CA in practice के साथ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे काम कर सकते हैं क्या? अब जूनियर CA in practice है. Is there any offense in seeking professional work by a member from another member? Give reason for such answer. तो जूनियर CA इन प्रैक्टिस रिक्वेस्ट कर रहा है, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट कर रहा है राइटिंग में रिक्वेस्ट कर रहा है टू सीनियर मेंबर ऑफ हिज प्रोफेशन हु इज ओवरबर्डन विद द प्रोफेशनल वर्क टू डाइवर्ट सम ऑफ हिज वर्क ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस. तो इधर कोई गिल्टी नहीं है क्योंकि वो सॉलिसिट नहीं कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है. क्या इज देयर एनी ऑफेंस सीकिंग प्रोफेशनल वर्क बाय अ मेंबर फ्रॉम अनदर मेंबर? तो कोई दिक्कत से ना ले सकता है, रिक्वेस्ट वाला एटीट्यूड होना चाहिए, कोई गिल्टी नहीं है. ठीक है. तो रिक्वेस्ट वाला एटीट्यूड होना चाहिए, कोई गिल्टी नहीं है. अब कमेंट ऑन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सीए एक्ट 1949 शेड्यूल देयर टू PQR, a firm of chartered accountant, respond to a tender of a state government department switching over to double entry system of accounting. For the purpose, firm ने 20,000 पे करे as earnest money deposit. तो स्विचिंग ओवर टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो ये टेंडर है, ये सिर्फ ये उसका तो नहीं है, गवर्नमेंट का तो टेंडर बिल्कुल भी नहीं है, ये सॉरी ये एक्सक्लूसिवली फॉर सीए तो नहीं है. तो अगर कल को
अगर मिनिमम अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है टेंडर में तो भी चलेगा, रिस्पॉन्ड तो कर सकते हैं। ये तो नॉन एक्सक्लूसिव एरिया है, तो नॉट कमिटेड एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। 172, a partner of firm of chartered accountant during TV interview handed over a biodata of his firm to the chairperson। टीवी इंटरव्यू में अपना बायोडाटा फर्म का भेज दिया। सच बायोडाटा डिटेल्ड द स्टैंडिंग विद द इंटरनेशनल फर्म, तो इसने हाईलाइट कर दिया प्रोफेशनल अटेनमेंट को एंड ऑल्सो हिज अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन। तो टीवी इंटरव्यू में तो क्लॉज 6 में भी चले गया क्योंकि सॉलिसिटेशन कर रहा है, तो क्लॉज 7 में भी चले गया। और ठीक है, तो क्लॉज 6 और 7 दोनों में एंटर हो गया। फिर ये बात आती है कि एज एन 221 और 219। ओके, अब सॉलिसिटेशन भी हो गया और अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट को भी हाईलाइट करा तो उधर भी फंस गया। एंड फिर बात आती है 1 सेकेंड,